Assalamu alaikum students. Okay, so I hope all of you can hear me. Walaikum salam. चले ठीक है. And today I will be alone. Good. चले. Let me share my screen और हम start ही ले लेते हैं क्योंकि recordings बाद में available हैं. लेकिन कुछ बातें डिस्कस करनी है अभी, स्पेशली फाइनल एग्जाम के हवाले से। सर अभी तो अर्ली टू से फारिग हुए हैं भाई, अभी सुन लो और टेलीग्राम में जो भी ये पूछेगा ना फाइनल के बारे में तो उसको जवाब उस वक्त जो मिले उस पे भरोसा मत करना। अभी के सेशन पे, आज के सेशन, इस वक्त जो हम अभी फाइनल पे बात कर रहे हैं वो ही फाइनलाइज है। क्यों? क्योंकि मैं इस वक्त देखा जाए तो फाइनल एग्जाम बना रहा हूँ इसलिए। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। गुड। ओके, अच्छे खासे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आर्ली 2 से रिलेटेड कुछ कंसर्न्स या कुछ क्वेरीज होंगे वो सुन लें। मैं बहुत से स्टूडेंट्स ने, मैं आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर हमें प्रॉब्लम लाइक हमारा इंटर, अच्छा ये वाली बात जो अभी कहने जा रहा हूँ ये एप्लीकेबल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे कोर्स, आपके साथ किसी और कोर्स पे भी एप्लीकेबल है। हुआ क्या है, मेजॉरिटी इन्होंने आर्ली 2 में किसी वजह से, ठीक है, अच्छा स्कोर नहीं किया तो वो भी ये क्लेम कर रहे हैं एग्जामिनेशन को ईमेल करके इंटरनेट डाउन था और इस वजह से हम अच्छा तो हमें सेकेंड अटेम्प्ट दी जाए। इस वक्त आप में से जिन जिन के प्रॉब्लम थी, टेक्निकल ग्लिच थी, मेरी डिस्टोर्शन ज़्यादा है, मैं भी आई थिंक आपकी तरफ हो, कंफर्म कर लें। एक मिनट, बाकी स्टूडेंट्स कंफर्म करें तो मैं वेरीफाई कर लूं कि मेरी तरफ इश्यू ज़्यादा है या इंडिविजुअल यूसरा का मसला है। आवाज़ बहुत हो रही है। मैं कर एडजस्टमेंट, जितनी एडजस्टमेंट पॉसिबल है वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ओके ओके, वाओ, ओके, अब बेहतर हो गई होगी, ठीक है। देयर इज सो मच सर, ओके, खैर हम क्या डिस्कस कर रहे थे। तो अभी पर्पस ये है कि भाई ये चीज फाइनल में आप करेंगे तो क्या हो सकता है आपके साथ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे देता हूँ। यस, वेबकैम ऑफ करने से ठीक हो गया, वो सही है, इंटरनेट शायद ज़्यादा लो यूज हो रहा था। ओके, अब देखिए मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये आर्ली 2 के ऑब्जेक्टिव में आतिका फ़हीम आप ही के सेक्शन की हैं। इनकी पहली अटेम्प्ट में इनके साथ क्या हुआ, मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये मैं उस स्टूडेंट के अटेम्प्ट पे गया और ये मैंने खास तौर पे सेव करके रखा था। ये अटेम्प्ट में क्या नजर आ रहा है, इसकी टेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर मैं एक्सेस लॉग आपके सामने दिखाऊं। इन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, ठीक है, 1 मिनट और 11 सेकंड में उन्होंने क्वेश्चन 1 का आंसर दिया। अब उन्होंने गूगल किया या जो भी किया या बुक पढ़ी, लेकिन उन्होंने आंसर दिया। फिर क्वेश्चन 2 पे गई, इन्होंने आंसर दिया। क्वेश्चन 3 पे उन्होंने 3 मिनट स्पेंड किए, 3 मिनट स्पेंड किए, 4 मिनट स्पेंड किए, 5 मिनट स्पेंड किए, 6 मिनट स्पेंड किए, और 7वें के बाद आंसर ब्लैंक है। और 7वें पे क्या नजर आ रहा है, 44 मिनट्स, 17 मिनट तक उनका इंटरनेट सही चल रहा था, 1 घंटा वो डिस्कनेक्ट रही। ठीक है, और ये नजर भी आ रहा है। कैसे नजर आ रहा है, ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि फाइनल में ऐसी हरकतें करेंगे ना, स्ट्रेट जीरो कर दूंगा मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग में फॉल करेगा, और अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग में फॉल करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट के साथ सख्ती से उसको करना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन इस स्टूडेंट में आतिका एक सैंपल एग्जाम्पल थी। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने आंसर दिया, इस पे 1 मिनट लगाया, इस पे उन्होंने 3 मिनट लगाया, इस पे इन्होंने 3 मिनट लगाया। ऑफ कोर्स 3 मिनट नहीं लगने चाहिए थे, 1 मिनट लगना चाहिए था, लेकिन सही आंसर है, सही आंसर है।
अच्छा, इस पे उन्होंने गलत आंसर दिया, पांचवे पे, छठे पे सही आंसर दिया, सातवां देखें क्या लिखा हुआ, आंसर गिवन, नॉट गिवन, दिया नहीं, आठवां नहीं दिया, नौवां नहीं दिया, नॉट गिवन, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया, यानी ब्लैंक गया है। और लॉग दिखा रहा है, ये टेस्ट इंफॉर्मेशन का लॉग दिखा रहा है कि 44 मिनट 7वें सवाल पर रह गए। ये शो करता है कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ है, ये शो करता है कि स्टूडेंट का इंटरनेट क्या हुआ है, डिस्कनेक्ट हुआ है। लेकिन मैं अब आपको एक और एग्जांपल इसी तरीके से दिखाना चाह रहा हूं। अच्छा अच्छा ये इसका मतलब मैंने इन स्टूडेंट्स की अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट इसीलिए दी थी। अब एक स्टूडेंट अगर ये क्लेम कर रहा है, सही है, लेट्स से मैं इसको बिल्कुल लेटेस्ट से किसी और कोर्स से फौरन फौरन अभी का केस याद है, जितने भी ये नकल और चीटिंग वाले केसेस मेरे सामने आ रहे थे, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो लेट्स से इसके बजाय में इस पे चले जाते हैं एक सैंपल एग्जांपल, ताकि ये चीज आपको सही तरीके से मालूम पड़ जाए और अगली दफा आप ऐसी कोई हरकत ना करें कि जिसकी वजह से आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो या अननेसेसरी क्लेम करने की वजह से आपके मार्क्स पे नेगेटिव इफेक्ट आए, ठीक है। तो ये एक सैंपल एग्जांपल दे रहा हूँ और आई होप वो एग्जांपल समझ में आ रहा है। अच्छा, उस पे आ रहा हूँ अब्दुल मुइज, उस पे भी आ रहा हूँ, उसी के लिए दिया गया है, उसका प्रॉपर तरीका बताया गया था, अगर आपने फॉलो किया है तो जरूर आपको इसका जवाब होगा। लेकिन अभी मैं ये एक सिचुएशन, ओके सही है, इंटरनेट मेरा थोड़ा सा डाउन ज्यादा है या ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है, यस, ओके, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक थी यहाँ पर। ओके, मुझे ग्रेड सेंटर इस पे आना था, यस, और ग्रेड सेंटर ऑफ टेस्ट इस पे गया, माय मिस्टेक, हाँ इस पे। अब मैं आपके सामने एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ एक स्टूडेंट की, इनकी ये मेरे सामने मौजूद आ रही है, ठीक है। अब इन स्टूडेंट का एक क्लेम था कि सर मेरा इंटरनेट डाउन हो गया था, इस वजह से मैं अटेम्प्ट नहीं कर सके, ठीक है, एक्सेस लॉग। ये देखें, इन्होंने बिगिन का बटन दबाया, क्वेश्चन नंबर 1 पे 1 मिनट लगाया, क्वेश्चन नंबर 2 पे गई, उस पे 12 मिनट लगाए, वापस क्वेश्चन 1 पे आई 5 मिनट, वापस क्वेश्चन 2 पे गई, सही है, 1 मिनट, फिर वापस क्वेश्चन 1 पे आई, ये क्या हो रहे हैं, ठीक है, 13 सेकंड लगाए, फिर वापस क्वेश्चन 2 पे गई 4 मिनट, फिर वापस क्वेश्चन 1 पे आए 4 मिनट, और देन उनकी तरफ से क्या हो गया, सबमिट हो गया। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर कहां से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इनका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ था या डाउन हुआ था। टेक्निकली ये क्या कर रही है, क्वेश्चन जो उनके सामने आया है उस क्वेश्चन को वो देखा जाए तो एक्सप्लोर कर रही है, सर्च कर रही है, आंसर सर्च कर रही है, दोनों के आंसर ढूंढ लिए, और देन इसके बाद उनसे बेख्याली में सबमिट हो गया जो भी, लेकिन इसके लिए पूरे 60 मिनट थे, ठीक है, पूरे इनके पास, सॉरी 40 मिनट्स थे। तो 30 मिनट्स में ये ऑटो सबमिट नहीं हो सकता जब तक स्टूडेंट की तरफ से बटन नहीं दबाया, ये टेस्ट सबमिटेड वाली बात है। तो ये एग्जाम्पल दिखाने का मकसद ये था कि फाइनल में अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की, ठीक है, कि जिसमें अननेसेसरी, यस यही चीज है कि आप, ये चीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हर टीचर डिटेक्ट करना चाहे कर सकता है, लेकिन कुछ टीचर नहीं कर रहे, वो दे रहे हैं। अब आ जाते हैं मोइज साहब, इस अब अगर आप किसी वजह से मिस कर गए थे तो इसका तरीका अभी भी आपके पास मौजूद है, सेकंड डाल दी, आईडी ब्लॉक थी और आपने एग्जाम नहीं किया, भाई ब्लैक बोर्ड के अंदर जब आप स्टूडेंट प्रीव्यू में जाते हैं, तो स्टूडेंट प्रीव्यू के अंदर, सही है, कंप्यूटर से यहाँ पे, ठीक है, एक, ओके, मैसेज करने का ऑप्शन होता है जो कि कहाँ पे नजर आ रहा होता है, मैं खुद भूल गया। हाँ, मोबाइल के जरिए अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर को मैसेज करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्टर को किसी हद तक मैसेज कर सकते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका आइडिया है, ठीक है, कि कोर्स में देखा जाए तो टूल्स के अंदर आप आते हैं, 1 मिनट, और टूल्स के अंदर अगर देखा जाए तो कोर्स मैसेज के अंदर आप आएंगे, टूल्स में आएंगे और कोर्स मैसेज के अंदर आएंगे, ठीक है, कि कोर्स मेंबर आप किसी और को भी भेजना चाहे भेज सकते हैं, आप टीचर्स को भी भेजना चाहे भेज सकते हैं, ठीक है। कोर्स मैसेज पे आने के बाद आप ऑफिशियली यहाँ पर आप मुझे प्रॉपरली ईमेल करेंगे तो मेरे पास ये मैसेज करेंगे, इनबॉक्स करके क्रिएट मैसेज, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब तक आपको सिर्फ सुन लें, ओके, मैं सुन रहा हूँ, तो अब्दुल मुइज आपको मैं दिखा देता हूँ कि मुझे कितने मैसेजेस रिसीव हुए हैं, जिन्होंने रिसीव हुए उन सबको वो अवेलेबल है, ये रहा कोर्स मैसेजेस,
भाई कोर्स मैसेज टोटल 12 मुझे रिसीव हुए हैं, जिसमें से आपका नाम अभी आपके सामने आ जाएगा, अब्दुल मोइज अत्थर नवाब, फी डिफॉल्टर वाली बात। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, फी डिफॉल्टर वाली बात के आपको आई थिंक इसका अलाउ कर दिया गया है अब्दुल मोइज साहब, आप जाके अभी चेक कर लें, आपके पास ये अलाउ मौजूद है। रिप्लाई कर देता हूँ, मैं रिप्लाई कर देता हूँ अभी के अभी। देखें ये अच्छी बात है कि आपका आई थिंक ये जो फ्री डिफॉल्टर वाले केसेस थे वो सब ऐड हो चुके हैं, सारे के सारे ऐड हो चुके हैं जो अकाउंट्स की तरफ से थे। तो सेकंड अटेम्प्ट एडिट, यू कैन चेक नाउ। चलें, ये मैसेज का जवाब दे दिया। कुछ और पूछना है मोहित साहब? नहीं, ठीक है। टेक्निकली ये होशियारी कर रही है, गुड, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात क्लियर हो गई, तो फाइनल में बराए मेहरबानी एटलीस्ट मेरे कोर्स में ये चीज मत कीजिएगा, क्योंकि ये डिटेक्ट करना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है कि कौन से स्टूडेंट्स क्या क्या चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो और ऑटो चेकिंग के बेनिफिट दिए गए हैं। ऑटो चेकिंग में मिसाल के तौर पे सर हमें जीरो क्यों मिले, वापस चेक कर लें। भाई जीरो मिले, जीरो मिले, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन दिया गया था। पहले आर्ली के अंदर आपने कहानियां ऐसी लिखी हुई थी, तो हमने सेकंड आर्ली में आपको ये सपोर्ट किया, क्या सपोर्ट किया कि भाई आप खुद से ना लिखो, क्योंकि कुछ भी लिख देते हो, इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो जो बेहतर है। और वो भी अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपको जीरो देगा, क्योंकि आपकी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। तो ये जीरो की वजह से मार्क्स मांगने वाली बात पे भी प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आ जाता हूं, मैं आपको एक छोटी सी चीज एहतियातन दिखा देता हूं। ठीक है, अब अगली दफा देखें आपको फोटो चेकिंग मल्टीपल आंसर नजर आए, लेकिन मैं अगर आपके सामने से ये वीडियो ट्यूटोरियल जब आएगा तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे कि फाइनल एग्जाम्स किसके लिए से। लेकिन सैंपल्स पे मैं काम कर रहा हूँ, यानी सैंपल मिसाल के तौर पे ये देखें, फिलिंग द ब्लैंक्स नजर आ रही हैं। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स नजर आ रही है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे नाम लिखा, यहाँ पे लेट्स से मैंने नाम लिखा, ठीक है, ब्लैंक फिल किया। यहाँ पे देखा जाए तो मैं आईओ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने नाम लिखा लेट्स से। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह आ सकते हैं, ये ब्लैंक ऑप्शंस के तौर पे चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की चीजें भी आप एक्सपेक्ट कीजिएगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें आप बॉक्सेस में टाइप करके आंसर देना होगा। तो ये एक सिंपल एग्जांपल थे, फाइनल वगैरह के हवाले से चीजें पेपर तैयार हो रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे डायरेक्टली एक और चीज जो कि आ जाते हैं यस लॉ एंड टैक्सेशन के अंदर, हम टैक्स वाले पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। आज मुझे टैक्स स्टार्ट करना है, लेकिन टैक्स स्टार्ट करने से पहले एक और चीज जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, तो वो साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, हाँ ब्लैंक्स आए भी आएंगे, फाइनल में सब कुछ आएगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। ओके, नहीं, नौशाद असद, अगर आपको खुद से टाइप करना होगा तो मैं इसको सब्जेक्टिव मानता हूं, आपको एक पैराग्राफ भी टाइप करना होगा। मिनी केस होगा, केस के अंदर मिसाल के तौर पे नोवेशन क्या होती है, अल्ट्रेशन क्या होती है, रिसेशन क्या होती है, इसका पैराग्राफ आपके सामने आ गया, और उस पैराग्राफ के बीच में आपको सेंटेंस से पिक करना है या सेलेक्ट करना है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ही होगा, सही है। लेकिन ऑटो चेकिंग वगैरह वाली बात के बेनिफिट के लिए आपको यहाँ पे चीजें आ रही होंगी, तो आई होप यस ब्लैंक्स भी आएंगी, सही है, ऑर्डर भी आएगा, मैचिंग भी आएगा। मिसाल के तौर पे आपको एक छोटा सा प्रीव्यू अगर मैं देना चाहूँ, इस तरह के सवाल के लिए भी आप रेडी रहिएगा। किस तरह के सवाल के लिए रेडी रहिएगा? फॉर एग्जाम्पल आपके जो सवाल, जाहिर सी बात है मैं अभी सवाल जो मेरे सामने मौजूद है वो सवाल मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन यस, यस, नो, यस, हियर इट इज, हाँ। अब आपके सामने ये सब्जेक्टिव पार्ट, ये एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने आ गया। भाई ये सवाल नजर आ रहा है, सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस के बाद ये इक्वेशंस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये मैंने बिगिन का बटन दबाया, तो अब आप देखेंगे जवाब कैसे देना है। ठीक है, जवाब ये आपके सामने टर्म्स नजर आ रही है, सवाल यहाँ पे सेंटेंस के आगे कि भाई ऑप्शन क्या है, ये कॉन्सेप्ट किसको शो करता 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 है। तो इस तरह के सवालात के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो ट्यूटोरियल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और ये करके ऑटो देखा जाए तो आई होप आइडिया हो गया होगा सब्जेक्टिव का। गुड। भाई ये मेंटली, ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स 100 बच्चे हैं ना, बाकी 100 बच्चों को मैं ये मानूंगा कि वो पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये मेंटली अभी से रेडी होगा, तो आपको प्रिपरेशन उस वक्त करनी है, 1 घंटे पहले
ट्यूटोरियल देखेंगे तो भाई ऐसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन अचानक में देखकर घबरा ना जाए, तो पहले से ध्यान में मौजूद हो आपको कि यस इस तरह के सवालात आने वाले हैं, तो थोड़ा टाइट पढ़ना है। अब मैं आ रहा हूँ, ओके फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव होगा, रेणुका अब उसी तरफ जा रहे हैं, अब रेणुका के सवाल की तरफ जा रहे हैं। रेणुका ने सवाल किया कि सर फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव होगा या क्या होगा? भाई ऑफ कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव होगा, लेकिन मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी नहीं बता रहा। लेकिन एक और चीज है जो फाइनल से रिलेटेड, वो आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, तो वो डिस्कस साथ साथ कर लूं। और वो साथ साथ डिस्कस करने वाली चीज क्या है, उसकी तरफ हम आ जाते हैं। और वो साथ साथ डिस्कस करने वाली चीज ये है कि आप सब ने वीक 1 मालूम नहीं कहां पर मिस हो गया था, लेकिन हमने एक मेकअप लिया था। वीक 2 से स्टार्ट करके वीक 5 तक हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट कवर किया। ठीक है, अब मैं ये चीज क्यों बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, ताकि फाइनल लेक्चर नोट्स बनाते वक्त आपके जहन में फाइनल मौजूद हो, अर्ली 1। ठीक है, फिर इसके बाद हमने वीक 7 से लेकर वीक 10 तक जो भी पढ़ा था, उसके बाद वीक 11 में क्या आया? सर अर्ली 2 आया, ऐसा ही है। सर अर्ली 1 15 मार्क्स का था, अर्ली 2 10 मार्क्स का था। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम एक और चीज बात करते हैं, वीक 11 के अंदर मैंने प्रोजेक्ट ए पार्ट की 12 मार्क्स की सबमिशन भी दी थी। ठीक है, इस वक्त राइट नाउ वी आर इन वीक 12, वीक 13, वीक 14। ठीक है, फिर इसके बाद आपका वीक डायरेक्ट 15 के अंदर क्या हो जाएगा? फाइनल है। अब फाइनल एग्जाम कितने मार्क्स का होगा ये बात की बात है, लेकिन इसी वीक, यानी इसी वीक फाइनल एग्जाम के वीक के अंदर हमने एक और चीज रखी है, प्रोजेक्ट बी की सबमिशन, जो कि 8 मार्क्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्ली एग्जाम्स या मिड टर्म के बन गए अर्लीज के, या मिड टर्म कह लें, 25 का हो गया, प्रोजेक्ट कितने का हो गया? 20 का हो गया। हमारे पास क्विज बाकी है और हमारे पास फाइनल एग्जाम बाकी है। क्विज अभी तक सिर्फ 3 हुए हैं, मैं आपके सामने 2 और क्विज ऐड कर दूंगा। ठीक है, और वो दोनों टैक्स से रिलेटेड होंगे, बल्कि एक लॉ से रिलेटेड होगा और एक टैक्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, 5 हो जाएंगे। इन पांचों के मार्क्स आपको फाइनल के साथ बता दिया जाएगा, टीम टीचिंग में बाकी टीचर से फाइनलाइज करना है। लेकिन फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होगा? यहाँ पर हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, सेल ऑफ गुड पढ़ा। ठीक है, सेल ऑफ गुड सर आधा बाकी था, फिर यहाँ पर हमने वीक 7 और 8 तक सेल ऑफ गुड को कंप्लीट भी किया। ठीक है, कैरेजेस भी पढ़ा और कंपनी भी पढ़ा, लॉ के ये 5 चैप्टर्स पढ़े। यहाँ पर हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ी देर में शुरू करने वाला हूँ। इनकम टैक्स पढ़ेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट भी डायरेक्टली इनकम टैक्स से रिलेटेड है और प्रोजेक्ट ए इन सबसे रिलेटेड था। ठीक है, तो इसका मतलब इनकम टैक्स में किस तरह के सवाल आएंगे, चीजें आएंगी। लेकिन एक और चीज है सर, इस वक्त देखा जाए तो वीक 12 है, और वीक 12 का मतलब हम इस वक्त मई की 10 तारीख तक मौजूद हैं। इसका मतलब मई की 17 तारीख को 13वां हफ्ता होगा, और मई की 14 तारीख 24 मई को 14वां हफ्ता होगा। तो इन दोनों में एक और चीज है कि इनकम टैक्स बहुत डिटेल में है, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कि कंपनी बहुत डिटेल में था, हमने इसको सिंप्लीफाई किया। कैरिजेस बहुत डिटेल में था, हमने कुछ चीजें स्पेसिफाई कर दी। तो इनकम टैक्स में हम स्पेसिफाई करके क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वो आपको इनडायरेक्टली प्रोवाइड की गई है। मैं सारी क्वेरीज दिखा देता हूँ। अब्दुल मुइज में क्लास के बाद मुझसे डिस्कस कर लेना, मैं ऐड कर दूंगा कि क्या वजह होगा टेक्निकल। टैक्सेशन के लिए जिब्रान कोई बुक नहीं है। ठीक है, टैक्सेशन के लिए जिब्रान कोई बुक नहीं है। मैं सवाल वाकई देख लेना। प्रोजेक्ट कब सबमिट करना होगा? उमर तस्लीम साहब, आपका नाम खास तौर पे नोट कर लिया कि कब सबमिट करना होगा प्रोजेक्ट। सही है, कौन सा प्रोजेक्ट? अब ए या बी, इसकी भी आप सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो इसका जवाब आपको पहले से दिया जा चुका है। खैर सर फाइनल कब होंगे? बिकॉज अभी तो आलिद 2 खत्म हुआ है साद अली, इसीलिए आई थिंक ब्रीफिंग में इसीलिए दे रहा था, तो ये सवाल आज साथ साथ आ गए। तो यस, फाइनल एग्जाम्स के लिए वीक यूनिवर्सिटी ने अभी से हमें बता दिया है कि मई 30, हालात खराब होने की वजह से या किसी वजह से, अगर किसी वजह से ये एक्सटेंड होता है, यानी जून 5 या 6 तक अगर ये एक्सटेंड हो गया, तो हमें एक मेकअप बेनिफिट मिल जाएगा, हम सुकून से कवर कर सकते होंगे। लेकिन इस वक्त एज ऑफ नाउ सर ऑनलाइन होंगे या फिजिकल होंगे, ये सवाल पूछने वाला नहीं है, ये आपको एग्जाम के वक्त बता दिया जाएगा हालात के हिसाब से कि क्या होगा। लेकिन ऑनलाइन भी अगर होगा तो आपको हमारे केस में प्रिपरेशन का आइडिया हो गया है कि क्या करना है। तो अब मैं आ जाता हूँ इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स वगैरह वाली बात।
तो गुड, सही है। इनकम टैक्स प्रतियोगिता ऑनलाइन पेपर होंगे। कांतेश, ये आप कह रहे हैं, मैंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं दी, ठीक है? ये आप कह रहे हैं कांतेश, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? तो काइंडली अगर आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो शेयर करें। इस तरह आप किसी से सुनी सुनाई बात मत करें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो शेयर करें, वरना ना करें। कांतेश, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिशियल, क्या आपके पास ऑफिशियल है? मैं भी अगर कह रहा हूं ना, तो उस मेरी भी बात मत मानिएगा, ठीक है? खास तौर पे ईद के बाद क्लास होगी, उससे जो पूछेंगे ना फाइनल के बारे में, तो मैं जो भी कहूंगा वो वैलिड नहीं होगा, अभी का वैलिड होगा, ठीक है? ओके, सो यस, यहाँ तक ये बात कवर हो गई। नाउ अब मुझे इनकम टैक्स की तरफ जाने दें। इनकम टैक्स के लिए देखें सर, मैचिंग वाले क्वेश्चन का एक क्विज दे देंगे विदाउट एनी मार्किंग, मतलब मार्क्स के बगैर। श्योर फातिमा, मैं ये प्लान कर चुका हूँ। इनकम टैक्स में आपको ये मिल जाएगा मई 20 तक। मई 20 के बाद, ईद के बाद जब इनकम टैक्स थोड़ा पढ़ेंगे तो उस तरह की चीजें आ रही होंगी। ओके, सो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ही फॉलो कीजिएगा तो बेहतर है। तो यहाँ तक ये वाली बात आ गई। अब देखें, ये स्लाइड्स आपके पास पहले से मौजूद हैं, इसमें कुछ यूनिट नजर आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू टैक्स, क्लासिफिकेशन, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और इन तमाम टॉपिक्स को मैं अभी ब्रीफ करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे के सारे आपसे लेक्चर्स के अंदर अगर आप गलती से अब क्लिक कर लें, और जिन्होंने प्रोजेक्ट बी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो इसमें देखें रिकॉर्डेड लेक्चर यूनिट 5 फॉर टेक्स्ट पोर्शन, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट ये यूट्यूब पे भेजेगा। इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं ये 14 या 15 बारी बारी इनपुट करता। बारी बारी इनपुट करने की वजह, जब क्लिक किया तो ये देखे 3 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट, 4.5 मिनट, 3 मिनट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपकी थ्योरी के कवर हो रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप, यस, प्रोजेक्ट कवर कर रहा है ये सारी चीजें, यानी प्रोजेक्ट, अगर आपने ये सारी थ्योरी वाली चीजें कवर कर ली, यानी 10 बेसिकली थ्योरी तक है। सर फिर 11 क्या है? 11 पे बेस देखा जाए तो मैंने इसको, ये नंबर यूनिट्स जो लिखे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिखे हैं। फिर इसके बाद इनको देखने के बाद, यानी अगर आप हमारी क्लास नहीं होती आज, जैसे कि मुझे डाउट था नहीं होती, तो ये चीजें आपने देखने के बाद हम एक काउंसलिंग सेशन लेने वाले थे, ठीक है? इसके बाद ये कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ कंप्यूटेशन या न्यूमेरिकल टेक्स्ट वाली चीजें जब आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी थ्योरी का भी एक रफ आइडिया नहीं है। तो ये 12 वाली सीरीज जो है ना सर, 1 और 2 नहीं है, तो उसको रेफर कर देता हूँ। भाई आपको आइडियली बेस्ट तरीका क्या है अपने टेक्स्ट की पोर्शन के लिए प्रिपरेशन? मैं सब करवाऊंगा, लेकिन मैं बड़ा तेजी से करवाऊंगा, और मैं ये अज्यूम करके करवा रहा हूँ कि आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे हुए हैं। तो अब अगर मैं, सॉरी, यहाँ पर आने के बाद यस प्रोजेक्ट की डिटेल्स पे जाते हैं, तो आपके सामने प्रोजेक्ट में ये एक डॉक्यूमेंट्स थे, टॉपिक्स एंड लिस्ट फॉर लेक्चर नोट्स। इस पे अगर आप देखते हैं तो ये देखें कि नजर आ रहा है वीक 10 के अंदर यहाँ से यहाँ तक करना है। सपोर्टिंग वेब पेज थ्योरी, ये नजर आ रहा है। तो अगर आप देखा जाए, सुन लिया, और देन इसके बाद स्लाइड्स चाहिए, ठीक है? तो स्लाइड्स आपसे शेयर नहीं की गई, लेकिन मैं अगर इस पर लिंक करता हूँ, ठीक है, तो यस आई थिंक ये लिंक हाफ था, इस वजह से ये, ओके, ये लिंक हाफ था, लेकिन इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये क्या लिखा हुआ था? अच्छा, सपोर्टिंग वेब पेज फॉर थ्योरी में लिंक एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन इनकम एफबीआर बेसिक्स पे आते हैं। देखें, एफबीआर की वेबसाइट पे मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है? आई होप इंटरनेट अच्छा चले तो अच्छी बात है। रुके, यहाँ पे मौजूद था एफबीआर की वेबसाइट पे गए। ओके, आई होप, आई थिंक मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है शायद। यस, ओके, मैं इस लिंक को अपडेट कर दूंगा, ये मैंने नोट कर लिया है, मेरे सामने ही एक बात आई थी, ठीक है? स्टिल एफबीआर की वेबसाइट, ओके, क्या मसला हो रहा है? एफबीआर की वेबसाइट पे नॉर्मली ऐसा आता नहीं है। ओके, समटाइम सिस्टम डाउन। मेरी आवाज क्लियर है? मुझे जस्ट टाइप करके बताएं। ओके, मुझे मालूम है वेबसाइट भाई यही है, लेकिन इस वक्त जा क्यों नहीं रहा, मैं खुद हैरान हूँ। ओके, इस वक्त वो एक्सेप्ट उस वेबसाइट पर पहुंच नहीं रहा। चलें गूगल करके चले जाते हैं। ओके, एफ बी आर,
कुछ टेक्निकल मसला होगा डायरेक्ट वेबसाइट पे जाने पे। मुझे जो चीज दिखानी थी ना थ्योरी की, वो लिंक यहीं पर मौजूद है। गुड गुड गुड, आइडिया हो गया। आपके जो घंटी की आवाज आ रही है उसी से क्या सर आपके पास ओपन हो गए। मेरे कंप्यूटर पे आई थिंक वेफियर की वेबसाइट का कुछ मसला आ गया। वाह, चलें थोड़ा और वेट कर लेते हैं। इंटरनेट किसी और जगह क्यों नहीं चल रहा? एक मिनट, मैं ब्राउजर चेंज कर लेता हूँ। अगर ब्राउजर चेंज करके आ गया तो ठीक है। एफ, नॉट नाउ, ठीक है, नॉट नाउ, एफ बी आर। ओके, गॉट गॉट, आई गॉट यू। मुझे जो चीज दिखानी थी ना वो अगर आ जाती है तो अच्छी बात है। ओके, वीपीएन कनेक्ट करना पड़ेगा पहले। सर आपकी आईपी एड्रेस नॉट प्रोटेक्टेड, वीपीएन के थ्रू ओपन हो जाएगी, छोड़ दें। मैं आपको प्रॉपर, एफबीआर वालों ने आपकी एक्सेस बंद कर दी है शायद। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। ये देखें, टैक्स से रिलेटेड कुछ, आई थिंक मेरा यूजर बड़ा ज्यादा होगा इस वजह से। क्या बात है, ये बात नहीं, बात तो यही लग रही है। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ मैं टैक्स के काम कर रहा होता हूँ, लेकिन 2 नंबरी टैक्स में चोरी नहीं करवा रहा होता। हाँ, वो अलग बात है कि मेरी आईडी में अच्छे खासे नाम्स मौजूद हैं। बट वैसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि सिचुएशन क्या है। अच्छा, एक और चीज, अब ये कराची टैक्स बार एसोसिएशन वगैरह वाली वेबसाइट आ गई, लेकिन एफबीआर क्यों नहीं आ रही है? एफबीआर एक और ट्रायल ले लेता हूँ, अगर फिर भी नहीं आता तो मैं भी उस वक्त टेम्परेरीली कोई इश्यू हुआ हो। नहीं आ रहा भाई, छोड़ दें, चले। अच्छा, हम वापस आ जाते हैं। चलें, मैं ये आपका लिंक ये जो है ना ये अपडेट कर दूंगा यहाँ पर। ये कि इस लिंक में थ्योरी लाइटिंग वगैरह किया, लेकिन मुझे अच्छा हुआ याद आया एक और चीज, और वो ये है कि अगर आप इनडायरेक्टली, यस मैंने डॉक्यूमेंट अपडेट किया हुआ है। मैं जिस डॉक्यूमेंट के लिए जाना चाह रहा था वो डॉक्यूमेंट यहाँ से मिलेगा। ये देखें, मेरे पास वो इनकम टैक्स वाला डॉक्यूमेंट पहले से ही मौजूद है, तो क्यों ना मैं वो डायरेक्टली ओपन ही कर लूं आपके लिए। विथ होल्डिंग इनकम टैक्स बेसिक्स थ्योरी एंड लेक्चर नोट्स। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। डाउनलोड्स, सर्टिफिकेट 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 सर्टिफिकेट, आई थिंक ओपन विथ दिस। नहीं, ये नहीं है। चलें, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा। अभी मेरे पास एक मौजूद था डॉक्यूमेंट, मैंने कहीं पर यहाँ पर सेव किया हुआ था आपके इसके तौर पे। प्रोजेक्ट इनकम टैक्स केवीआर कोर्स आउटलाइन, नहीं नहीं। विथहोल्डिंग कार्ड अमेंडमेंट डिटेल्स, डिसेल सेशन, टैक्स और विथहोल्डिंग कार्ड टैक्स फाइल। ओके, चलें इस पर आ जाते हैं। हाँ, ये स्लाइड्स मौजूद हैं। आप उन रिकॉर्डिंग के लिए इनडायरेक्टली जो स्लाइड्स इसमें यूज हुई हैं वो स्लाइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अभी थ्योरी की तरफ आ जाता हूँ, आप इससे कर दीजिएगा, वरना मैं अगले हफ्ते नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे को ईद के बाद वाली सिचुएशन पर फाइनलाइज कर दूंगा कि क्या है। तो यानी आपको क्या करना है बेसिकली, इन सबको देख लिएगा होगा ना नेक्स्ट वीक ईद वाली दिन, ईद वाली क्लास से पहले, ईद के बाद आने से पहले, अगर आपने प्रोजेक्ट के लिए ये 7 चीजें साथ साथ देखी हुई होंगी ना, अभी मेरा मशवरा होगा वेडनेसडे तक ये थ्योरी कवर कर लें, साथ साथ नोट्स बना ले, तो हमें मसला नहीं होगा। फिर मैं प्रोफेशनल प्रैक्टिकल साइड की तरफ ज्यादा जंप कर सकूंगा। क्योंकि टैक्स के न्यूमेरिकल्स भी हैं आपके पास, कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सैलरीड का कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिजनेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर साथ ही साथ वीक 2 के अंदर, ये जो मटेरियल है ना, इस मटेरियल को थोड़ा सा देख भी लीजिएगा। जैसे कि इनकम टैक्स का कार्ड आपके सामने नजर आ रहा होगा कि ये टैक्स स्लैब्स हैं, इसकी हेल्प हेल्प लेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदे की टोटल इनकम इतनी है तो उस पर कितना टैक्स होगा, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉपर कैलकुलेशंस मुझे आपको शो करके दिखानी है। ठीक है सर, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा भाई। प्रॉपर मीडियम ब्लैक बोर्ड है तो उसी पर ही आ जाएगा। शेयर कर, पुराना ओपन नहीं हो रहा, मैंने गलती से एग्जिट किया है। ठीक है, खैर। ओके, इज देयर एनी ग्रुप फॉर बिजनेस लॉ? वाओ, ये कौन है? हसन राशिद साहब है, बिजनेस लॉ का कोई ग्रुप भी है? एक्सेलेंट।
देख लें इस वक्त कौन कौन सा हफ्ता है, 12वें हफ्ते ये सवाल पूछा जा रहा है। ओके चले मैं आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर यस, अब मैं प्रॉपर टेक्स्ट स्टार्ट ले लेता हूँ। अब आ रहा हूँ कि कोई और क्वेरी है इससे रिलेटेड टेक्स्ट स्टार्ट, मैं स्टार्ट लेने से पहले, लेकिन मैं जो स्टार्ट लूंगा उसके बाद आप अपने तौर पे जरूर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है? ओके, किसी और टीचर ने ज्वाइन अभी तक नहीं किया। ओके, कोई और क्वेरी नहीं है तो मैं आगे बढ़ूँ? मुझे चैट पे टाइप करके बता दें ताकि मैं प्रॉपर स्टार्ट ले लूँ। ओके, नाउ चलें। देखें, सबसे पहले, अच्छा ये तो ओके, गुड 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 गुड, ओके आइडिया हो गया। बस बस रुक जाए रुक जाए रुक जाए रुक जाएंगे। हाँ ठीक है, आपको मेरी बात आ गई। कंटिन्यू कंटिन्यू, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों को वैसे भी क्वेरी होनी भी नहीं चाहिए। ओके भाई देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या है, डेफिनेशन, थ्योरी, सबकी तरफ हम जाएंगे। ठीक है, अगर एफबीआर की वेबसाइट खुल जाती तो मैं बड़ा अच्छे तरीके से एक चीज बता देता। हाँ, इससे एक ये चीज याद आई, ठीक है, कि मैं यहाँ पर एकेडमिक पॉइंट ऑफ से इनकम टैक्स की बेसिक्स वगैरह दे रहा हूँ। जनरल, अच्छा डायरेक्ट टैक्स, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर दो तरह के टैक्स देखे होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स की थ्योरी पढ़ी थी। डायरेक्ट टैक्स इसका मतलब जिस पर अप्लाई किया जाए, जिस पर लगाया जाए वही पे करता है, पेड बाय, जिस पर लेवी, सही है, जिस पर लगाया जाएगा, जिस पर वो, यानी वो वही पे कर रहा होगा तो वो इनकम टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स देखा जाए तो लगाया जाएगा किसी और पर, लेकिन वो वसूल किसी और से कर रहा होगा, जैसे कि सेल टैक्स, ठीक है, किसी भी चीज को बाय करते हैं, या इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी कॉस्ट बढ़ा देती है तो ऑटोमेटिकली उसके तौर पे, तो ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन हम इसके थ्योरेटिकल पार्ट या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को डिस्कस करने के बजाय इसको बिजनेस या इनकम टैक्स पर्सपेक्टिव पे डिस्कस कर रहे होंगे। आपके कोर्स में इनकम टैक्स भी था, सेल टैक्स भी था, लेकिन रिवाइज में, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कोविड वाली सिचुएशन में सेल टैक्स का लेक्चर नोट्स तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेकिन एग्जाम में क्विज तो होगा। सुने, ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज की हद तक सेल टैक्स आएगा, लेकिन केसेस के हद तक नहीं आएगा, और इसकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम किस तक लिमिट रहेंगे? इनकम टैक्स तक लिमिट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इनकम टैक्स के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट्स का बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। एक होती है टोटल इनकम और एक होती है टैक्सेबल इनकम। अब टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में फर्क क्या है? अच्छा, इस बात से एक बात याद आई, वो मैं बता दूं कि चलें, एफबीआर की वेबसाइट बंद थी, लेकिन टैक्स बार एसोसिएशन की वेबसाइट खुली हुई थी, तो वो खुल रही थी, तो उसकी तरफ मूव करते हैं। और वो ये इन जो सचमुच प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ी पावरफुल है। कराची टैक्स बार एसोसिएशन पे जब आप आते हैं तो इनका डाउनलोड्स का एक फोल्डर है और इनका एक प्रोग्राम्स का एक फोल्डर है। अगर ये भी डाउन है तो इसका मतलब गूगल और ब्लैक बोर्ड के अलावा बाकी सारी वेबसाइट मेरे सिस्टम पे इकरा यूनिवर्सिटी वाले ने बैन की हुई है। ओके यस। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये देखें, कराची टैक्स बार एसोसिएशन के अंदर डाउनलोड्स के फोल्डर पे आते हैं तो ये पूरे डाउनलोड्स के पेजेस वगैरह मौजूद हैं, इसमें सारी थ्योरी वगैरह। और इसी तरीके से अगर मैं प्रोग्राम्स के इस प्रोफेशनल पे आता हूँ तो इसमें प्रेजेंटेशंस मौजूद है, जो कि देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान में या कराची टैक्स से रिलेटेड टैक्स के जितने इश्यूज हैं वो इनको ब्रीफ कर रहे हैं। नेट मेरा डाउन है, कुछ प्रॉक्सी टाइम लगा रहा है इस वजह से। अच्छा, आपको टैक्स से रिलेटेड एक्चुअल प्रैक्टिकल जितनी भी स्टफ है ना, वो सब आपको यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा होगा। अच्छा, अब मैं अगर प्रॉफिट इस पे आते हैं ना, तो इसमें ये प्रोग्राम और ये डाउनलोड्स, ये दो लिंक आपको इतना मटेरियल देंगे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि क्लास 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह पे बात करते हैं, इसकी मैं स्लाइड्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये ऑल्दो किसी और साहब की है, लेकिन ये पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कवर कर रहा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये क्या है, टोटल इनकम, जैसे कि मैंने आपको टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम वाली बात बताई, और अभी मैं इसको ब्रीफ भी करूंगा कि जुरिडिशियल लेवल वगैरह वाली बातें क्या है। तो इन सब स्लाइड्स के देखा जाए ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इन स्लाइड्स को आप बाकायदा अगर अपने लेक्चर नोट्स में ट्रांसफर करते जाएंगे ना, जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, तो वो भी काफी है। लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन के लिए मौजूद हूँ, ठीक है। तो अब हम वापस आ जाते हैं अपने स्लाइड पर, दिखाना मकसद यही था कि टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम वगैरह वाली बात पे। यस, एक मिनट, मेरी स्लाइड्स कहाँ गई? यस, तो टोटल इनकम क्या होती है, देखिए,
इनकम टैक्स वसूल कौन करता है पाकिस्तान के अंदर? अच्छा, इसके अंदर एक जुडिशियल बॉडी है पाकिस्तान के अंदर। एफबीआर को अलाउ किया गया है कि वो इनकम टैक्स वसूल करे। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अथॉरिटी किसको दी है? एफबीआर को। ठीक है, लेकिन अब आ जाते हैं, एक और चीज है, डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए एफबीआर रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए एफबीआर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपने 18वीं तरमीम का नाम सुना हुआ था? 18वीं तरमीम कुछ याद आ रही है? एक 18वीं तरमीम होती थी। अच्छा, लेविट का मतलब लगाना, लेविट का मतलब लगाना, ओके। तो ये उसमें से बहुत सी बातें की गई थी कि भाई सूबों को बहुत से इख्तियारात दिए गए। तो वो जो सूबों को बहुत से इख्तियारात दिए गए, उन इख्तियारात में बहुत से इख्तियारात में से एक इख्तियार के इनडायरेक्ट टैक्सेशन का भी था। सूबे कह रहे थे ना कि भाई हमें पावर दो, पावर दो, पावर दो, हम खुद वसूल करेंगे। तो पहले क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेशन दो हिस्सों में क्लासिफाई है। एक है मेटीरियल और एक है इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, और एक है सर्विसेज। मैं इसकी बहुत आसान से एग्जांपल देता हूं, सेल टैक्स। तो सेल टैक्स अगर देखा जाए, सेल टैक्स अगर देखा जाए तो मटेरियल्स पे भी लगता है। मटेरियल से मुराद क्या है? कंज्यूमेबल आइटम्स। मिसाल के तौर पे नेस्ले का जूस का डब्बा अगर आप बाय करते हैं, ठीक है, तो उस पे लिखा हुआ होता है एक एमआरपी, ठीक है, और एमआरपी इज इक्वल टू क्या है? ठीक है, उस पे रिटेल प्राइस प्लस जीएसटी, ऐसा कुछ है, नहीं है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, एक होता है तो जीएसटी, यानी ये जो ये जैसा कुछ देखा हुआ होगा खाने में, ठीक है, खाने पीने के आइटम्स के तौर पे। तो अच्छा, इसी तरीके से सर्विसेज पर भी ये सेल टैक्स लगाया गया है। तो 18वीं तरमीम जो थी, 18th अमेंडमेंट, उसमें गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने ये कहा कि ठीक है, मटेरियल हमारे पास, सर्विसेज आप ले लो। यानी अब से सर्विसेज कौन के ऊपर सेल टैक्स कौन वसूल करता है? प्रोविंसेस। ये प्रोविंशियल पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफबीआर एक इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान में इनकम टैक्स वसूल करता है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर मटेरियल के ऊपर जो भी सेल टैक्स है वो भी कौन वसूल करता है? एफबीआर वसूल करता है। लेकिन सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं, तो सिंध के अंदर अगर बात करते हैं, प्रोविंस की बात करते हैं, तो एसआरबी, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, इसका एक इदारा है, उसका नाम है सिंध रेवेन्यू बोर्ड। इसी तरीके से पंजाब के अंदर एक इदारा है, उस पंजाब के इदारे का नाम किसी को मालूम है? किसी को भी मालूम हो? यस, रेस्टोरेंट में एक्सीलेंट सैफुर रहमान जैसे रेस्टोरेंट में जीएसटी अप्लाई हो रहा होता है, और वो 13% अप्लाई हो रहा होता है, तो ये जीएसटी देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट वसूल कर रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये 13% सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो सिंध के अंदर है। पंजाब के अंदर ये परसेंटेज किसी को मालूम है कितनी है? 15% है। केपीके के अंदर ये परसेंटेज मालूम है कितनी है? वेट भी होता है। वैल्यू एडिड टैक्स बेसिकली इज अनदर नेम ऑफ जीएसटी। पाकिस्तान में इसको वेट के बजाय कुछ और कहते हैं। हाँ, एक और है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में मुबशर हम जाएंगे ना, तो उसमें वेट का कॉन्सेप्ट कुछ और है। वेट बेसिकली वैल्यू एडिशन टैक्स कहलाता है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के पर आप उसके इनपुट्स में इजाफा करते हैं, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस लेवल के सर टैक्स वाली बात आ गई। लेकिन अभी आपको हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, अभी तो मैं जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो जनरल डिस्कशन मैंने शुरू में ही डिस्कस किया था कि हमारा कोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सेल टैक्स को हम थ्योरी की लेवल तक तो कवर करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल को अवॉइड करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल्स को अवॉइड करेंगे। हमारा मेन फोकस क्या होगा? इनकम टैक्स, ठीक है। लेकिन आपको थ्योरी है तो जवाब दे दिया था, मालूम होना चाहिए बेसिक की हद तक। तो यस, आपको, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये जो वेट प्रोविंशियल टैक्स है, देखा जाए ना तो ये पंजाब का 15% है। हर रेट का अलग है। सर ये रेट्स कैसे मालूम करेंगे? देखा जाए ना तो आपको रेट याद नहीं होने चाहिए, आपको सोर्स मालूम होना चाहिए कि मुझे कहां से वो डाउन करना है। आप इंपोर्ट कर किसी चीज पे इंपोर्ट ड्यूटी कैसे चेक करते हैं भाई? ये वाली बात कहीं और वापस निकल गए। अभी हम मैं आ जाता हूं, मैं इस वक्त देखा जाए ना तो एक, भाई इंपोर्ट ड्यूटी की तो किताब तो हम पहुंचे ही नहीं, हम तो सेल टैक्स के वो भी मना कर रहे हैं। तो भाई टैक्सेशन का पूरे 2 कोर्स अगर पढ़ने के लिए हो, तो इंपोर्ट ड्यूटी कुछ हो रही है, उसको इसका देखा जाए तो कहानी कुछ और बन रही होती है। अभी वो हमारे स्कोप से आउट हो जाएगा। पहले थोड़ा पढ़ ले, मैं थोड़ा बाद में आखिरी वाले सेशन में इसका जवाब दे दूंगा, अभी थोड़ा लेवल पे आ जाए।
अच्छा, किसी को पंजाब के इदारे का नाम मालूम है? नहीं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, पीआरए। इसी तरीके से केपीके का एक है, इसी तरीके से बलोचिस्तान का भी एक प्रोविंशियल अथॉरिटी है जो कि वो चेक करती है। तो जब आप लेक्चर नोट्स बना रहे हो ना, तो जुरिडिक्शन आपको मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स कौन वसूल करता है। एफबीआर। पाकिस्तान के अंदर सेल टैक्स अगर मटेरियल्स का है, यानी टेंजिबल आइटम का, फिजिकल आइटम का है, तो वो इस पे आएगा, देखा जाए एफबीआर वसूल करेगा। लेकिन अगर सर्विसेज का है तो वो कौन वसूल कर रहा होगा? प्रोविंशियल इदारा वसूल कर रहा होगा। तो ये एक रफ आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन किस किस को पावर गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स देखा जाए ना, तो आपको क्या लगता है किसी भी शख्स से इनकम क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। अब आप कुछ भी कहें, सही है। अब इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी में इस पॉइंट्स को लिंक कर देता हूँ, और वो क्या है, देखें यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन है। मैं कहता हूँ भाई मुझे इनकम क्या हो सकती है? भाई मैं जॉब कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपना भी केस डिस्कस कर देता हूँ। मैं जॉब इकरा यूनिवर्सिटी से मुझे सैलरी मिल रही है। अब सैलरी कितनी मिल रही है? हाइपोथेटिकली मैं बात कर लेता हूँ, लेट से 50,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय, तो 6 लाख रुपए देखा जाए तो मेरी सैलरी आ रही है फॉर एग्जाम्पल इकरा यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं देखा जाए तो पार्ट टाइम में टैक्स कंसल्टेंसी का बिजनेस भी चला रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको एक छोटी सी बात, अच्छा इनकम प्रैक्टिकल की तरफ भी चले जाऊंगा अपने एनआईसी। तो बिजनेस मेरे नाम पे एम अकाउंटिंग एंड टैक्स कंसल्टेंसी के तौर पे आ रहा है। तो इसमें मेरे क्या हो रहा होगा? कुछ इनकम मिल रही होगी, ऑफ कोर्स मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ लोगों के लिए, टैक्स रिटर्न फाइल करना या इसके तरीके से काम करते हैं। तो ये इनकम टैक्स सर्विसेज वगैरह वाली बात आ जाएगी। ठीक है। इस पे मुझे लट से पूरी पिछले साल मैंने किसी से 20,000 रुपए लिए, किसी से 5,000 रुपए लिए, किसी से एक मैक्सिमम 35,000 रुपए भी लिए, इसी किसी से 12,000 रुपए लिए, किसी से 18,000 रुपए लिए। और देखा जाए तो मैंने एक पार्ट टाइम के तौर पे अपने पुराने स्टूडेंट से कुछ डेटा एक्सेल पे काम करवाया, तो उसको कुछ पेमेंट भी दी, यानी मैंने उस बंदे को सैलरी भी दी। देखा जाए तो वो सैलरी पार्ट टाइम के तौर पे, तो लेट्स से मुझे पूरे साल के एग्जाम्पल के तौर पे 3.5 लाख रुपए मिले, और मैंने उसको सैलरी के तौर पे 50,000 रुपए दिए। तो मुझे नेट कितने मिले? 30,000। लेकिन क्या मेरा इनकम का सोर्स प्रैक्टिकली यही दो हो सकता है? नहीं सर, दो तीन और भी हो सकते हैं। नाना या दादा वगैरह ने अगर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी छोड़ी होती, तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ रेंट भी मिल रहा होता, तो वो रेंटल इनकम मेरी आ जाती। सही है सर। मेरे प्राइस बॉन्ड आपने खरीदे हुए होते हैं। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि मैंने वॉइस बंद नहीं की, सही है, तो उसको ओपन ना करें। प्राइस बॉन्ड पे लगा हुआ होता तो प्राइस बॉन्ड से इनकम मुझे मिलती नहीं मिलती? सही है, वो देखा जाए प्राइस लगता तो प्राइस वाली इनकम। इसी तरीके से शेयर्स बाय किए हुए होते तो एक डिविडेंड भी मिल रहा होता। नहीं सर, शेयर्स परचेज करते और फिर सेल कर देते डिविडेंड लिए बगैर, तो उसके ऊपर होने वाला गेन भी मेरा एक प्रॉफिट होता नहीं होता? तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। सही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, मैं एक रफ आइडिया देना मकसद है। ठीक है। तो उन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को एक देखा जाए, एफबीआर कैसे क्लासिफाई करता है? एफबीआर कहता है कि भाई हमारे हिसाब से आपके पास ये 4-5 तरह के सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं। सही है, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। या तो आप जॉब कर रहे होंगे, सैलरी, सैलरी का मतलब आपने कहीं पर कोई एम्प्लॉयमेंट की हुई है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका। ठीक है। जिसपे आपको रेगुलर सैलरी मिल रही होगी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये रेंट वाली बात जो एग्जांपल दी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अच्छा बिजनेस की बहुत सी टाइप है, हो सकता है मेरा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है, जैसे एग्जांपल दियो। नहीं सर, मैंने बीच में क्या किया हुआ था भाई, देखा जाए तो मैंने अपने भाई के साथ पार्टनरशिप करते हुए, थोड़ा सा टेक्निकल केस बता रहा हूँ, मैंने अपने भाई के साथ एक केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मुझे पेज चाहिए होगा, पेज आईडी कर देते हैं मुझे। मैं अपने भाई के साथ क्या क्या हुआ था कि देखा जाए तो उसको एक हॉस्पिटल के अंदर हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, हैंड सैनिटाइजर और मास्क वगैरह सप्लाई करने का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। लेकिन जब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको टेक्निकल देखा जाए तो वो कह रहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे, तो वो कह रहे थे कि आप प्रॉपर इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने चाहिए तभी। और वहां पर हम सेल टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया था गवर्नमेंट ने कोविड वाली सिचुएशन की बेसिस पे।
खैर पर्पस ये है कि एक एओपी बनाई, पार्टनरशिप बनाए, और इस पार्टनरशिप के अंदर देखा जाए तो दो लोग, पर्सन ए और बी मौजूद थे। इन्होंने बाई परचेज किया और सेल्स किया। ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस में चले गए। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिजनेस से भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। तो ये वाली सिचुएशन कि सर्विस होगा या ट्रेडिंग बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, तो बिजनेस बिजनेस होता है। तो उस बिजनेस की इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जब ये आएगा तब डिस्कस करेंगे। कैपिटल गेन, ये शेयर्स वाली बात है, शेयर्स बाय करना और शेयर सेल करना, या डिविडेंड वाली इनकम, ये देखा जाए तो कैपिटल गेन वाले पे कवर हो रहा होगा। फिर अदर सोर्सेज में क्या आ जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर ये प्राइस बॉन्ड वाली बात आ गई। अच्छा, एक शख्स अगर अपना बिजनेस प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं करता और पार्ट टाइम काम करता है तो वो सर्विस बिजनेस में आएगा। मिसाल के तौर पे मैं इकरा, अगर सपोज करें मैं अपना बिजनेस नहीं चला रहा होता, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अच्छा इनकम बिजनेस तो चला रहा हूँ लेकिन मिकरा यूनिवर्सिटी के अलावा फॉर एग्जांपल जेबिस में या सीबीएम में मैं जब पढ़ाता था, तो वहां पे मुझे पर आवर बेसिस पे एक्स्ट्रा कुछ देखा जाए तो अदर पर आवर बेसिस पे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती थी, जैसे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे कोई पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर उजेर साहब जैसे विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाते हैं। ऑल्दो देखा जाए तो वो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब में इन्वॉल्व तो है, ठीक है, जुडिशरी में अंदर उनकी जॉब है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो वो अगर इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे तो उनको जो अदर सोर्स हो रहे होगी, एक्स्ट्रा पैसे जो मिल रहे होंगे वो उनकी सैलरी टेक्निकली नहीं है, वो उनके अदर सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे आ जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये तो आपको क्लासिफिकेशन का आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी की सारी क्या है, टोटल इनकम। लेकिन क्या मुझे ये जो सारी कैलकुलेशन है, इस सारी कैलकुलेशन के ऊपर मुझे टैक्स देना होगा? तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम में फर्क है। क्या फर्क है? टैक्सेबल इनकम ये कहता है कि टोटल इनकम में से आप डोनेशन, क्वालिफाइड स्टेट फॉर डिडक्शन एंड सर्टेन डिडक्टेबल अलाउंस, सही है, यानी आप, अब एग्जांपल में दे देता हूं, एग्जांपल यहां पे दे देता हूं कि लेट्स से मेरी सैलरी बनी 6 लाख, बिजनेस से मुझे मिले 3 लाख, प्रॉपर्टी से मुझे रेंट मिला लेट्स से 50, 1 लाख, 1.5 लाख रेंट आ रहा है, ठीक है, और अदर कोई सोर्स ऑफ इनकम में भी मुझे कुछ 75 मिले, तो देखा जाए तो फॉर एग्जांपल मुझे 11,25,000 एनुअल मेरी इनकम है। इस इनकम को टोटल इनकम तो कहूंगा, लेकिन क्या मुझे टैक्स सब पर देना होगा? नहीं, मुझे टैक्स सब पर नहीं देना होगा। देखा जाए तो गवर्नमेंट कहती है कि टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए आप डिडक्टेबल अलाउंसेस माइनस कर दो। अब वो डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं उसकी तरफ आ रहा हूं। टोटल पर नहीं देना होगा जैनब, यही मैं ब्रीफ कर रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस की लिस्ट है, जक़ात अंडर सेक्शन 65, वर्कर वेलफेयर, चैरिटेबल डोनेशन स्केड्यूल पार्ट, एजुकेशनल एक्सपेंस, ठीक है, अंडर सेक्शन, अब ये एक अंडर सेक्शन 60 है ना, ये बड़ा टेक्निकल है। ये कहता है कि गवर्नमेंट ने कुछ चीज खर्चे अलाउ किए हैं, कुछ खर्चे अलाउ किए हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी इनकम को माइनस करना चाहे कर सकते हैं। एग्जांपल दे देता हूं। अब ये 60 पार्ट चैरिटेबल डोनेशन, ये चैरिटेबल डोनेशन की एग्जांपल आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। आपको याद है बीच 2008 के अंदर अर्थक्वेक रिलीफ फंड आया था। इस वक्त देखा जाए तो एक कौन सा है कि कोई भूखा नहीं सोएगा कोई प्रोग्राम है, कोविड की वजह से एक रिलीफ फंड है। इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के छोटे छोटे फंड से जक़ात या डोनेशन के तौर पे कुछ ना कुछ चीजें होती है, नहीं होती, जनरल लोगों से मांग रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एल एस एडी या सैलानी या वेलफेयर वगैरह वाले, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, रमजान वाली बात है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर सकते होंगे। जेडीसी गुड, यस, ये सैलानी जेडीसी इन सब की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा ये कर, हाँ, तो बेसिकली रूल क्या है, मैं आपको रूल के लिहाज से सिचुएशन कर देता हूं। अगर मैं यहां पर आपके सामने, ओके मैं ये हट गया था, यस सॉरी, शीट देखें, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये कहता है कि टोटल इनकम में से हम माइनस कर देंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। अच्छा, आपको याद है बैंक वाले जक़ात माइनस करते ही नहीं करते? अगर आपने जक़ात का सर्टिफिकेट नहीं जमा किया तो आपकी जो निसाब से ऊपर की रकम है उसमें कोई भी रकम होगी तो वो जक़ात के तौर पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है।
तो बेसिकली यस करते हैं। तो अगर अब एग्जाम्पल से बात करता हूँ, सपोज करें मैंने ये इनकम दी, लेकिन बैंक वालों ने मेरी जक़ात मिसाल के तौर पे 30,000 रुपए काट दी, फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक अकाउंट में 30,000 रुपए नहीं, हाँ 30,000 रुपए काट दी। तो देखा जाए तो ये 30,000 मैं इसमें माइनस कर दूंगा, तो मेरी इसका मतलब अब मुझे 11,25,000 पर टैक्स नहीं देना, मुझे कितने पर टैक्स देना है? 10,95,000 पर टैक्स देना है। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब टैक्स इस पे देना है, ऐसा नहीं है कि मेरी टैक्स रकम छूट गई, मुझे इस पर टैक्स देना है। तो इस तरीके से कौन कौन से खर्चे अलाउ हैं, कौन कौन से खर्चे अलाउ है? अगर मैं खर्चों की बात करता हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरा है। ये ज़कात जो बैंक वाले काटते हैं ना, वो अंडर सेक्शन 60 काटते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर चैरिटेबल डोनेशन, ये जो गवर्नमेंट ने, अगर देखा जाए जेडीसी, सैलानी या एधी वाले, उनको अपना नाम प्रॉपरली इस सेकंड स्केड्यूल की एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर इस वक्त देखा जाए तो कुछ 270 डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और हर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसमें इसमें आ रहा है, अगर आप उसकी प्रॉपर रिसिप्ट दिखाते हैं तो प्रॉपर रिसिप्ट मौजूद है। ठीक है। अपने पड़ोसी को जो जक़ात दे रहे हैं, अपने रिलेटिव्स को, अगर कोई पुअर रिलेटिव है उसको कोई जक़ात दे रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही अलाउ है डिडक्ट करना जो ऑफिशियल चैनल से जा रही होगी, और ऑफिशियल चैनल के लिए उन्होंने ये बात बताई है। तो ये बात समझ में आ रही है, आई होप। ठीक है। सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होती है सिर्फ, यस, सेविंग अकाउंट से जो डिडक्ट होती है तो वही अलाउ होगी, लेकिन वो भी, ठीक है, ज़कात सेक्शन किसके तौर पे? सर जो फाइलर होते हैं उनका स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने पे करना होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर महीने स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है। आप केस बताएं, वो केस तब समझ में आएगा। आप बोल के बात करना चाहें तो कर सकती कि ऐसा क्या है, लेकिन फाइलर जो होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक हर महीने टैक्स नहीं कट रहा। ठीक है। आप वो केस बताएं कि वो केस क्या है। ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सिचुएशन है और आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। ऐसा कुछ नहीं है कि फाइलर की वजह से हर महीने रेगुलर कोई टैक्स कटेगा। अभी मैं फाइलर पे आया ही नहीं हूं, अभी मैं इनकम टैक्स की बेसिक थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। हर मंथ वकील को पैसे जाते हैं, हाँ ये सर एनुअल पे होता है टैक्स लाइक इन जून, यस। ऐसा नाशिद, ये बात कुछ रीजनेबल है। तो जैनब आपने जो बात कही ना कि हर महीने पे करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वकील को जा सकते हैं कि वो आपका सेल टैक्स या इनकम टैक्स का डेटा मैनेज कर रहा हो प्रॉपरली, तो वो आपसे पैसे मांग सकता है। ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये देखा जाए वन टाइम कहते हैं कि भाई जब काम करवाना हो तब पैसे लेकर आ जाना, तो हम उसी वक्त करके दे देंगे 1-2 दिन के अंदर। ठीक है। कुछ लोग रेगुलर क्लाइंट वकील से करवा देते हैं क्योंकि वो फिर डेटा मंथली बेसिस पे देना होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फाइलर हैं तो स्पेसिफिक हर महीने पे करना होता है। आप कंसल्टेशन को पे करें तो वो अलग बात है। अच्छा, वापस आ जाते हैं। तो मैंने अभी थ्री देने का मकसद था कि भाई टोटल और टैक्सेबल इनकम क्या है, ये बात आ गई। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब टैक्स ईयर की एक छोटी सी थ्योरी है सर, बट फर्म्स ही टोटल ईयर का देते हैं, सेट करती है। ओके, ये मैं अभी यही पे आ जाता हूँ। सिर्फ फर्म टोटल ईयर का डेटा सेट करती है, लेकिन यही एक इश्यू है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स लोग सिंगल एंट्री पे काम कर रहे हैं, डबल एंट्री पे काम नहीं कर रहे। ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आप सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख लें, इसके बाद आपके इस तरह के सवालों का जवाब मैं दे दूंगा। लेकिन अभी मैं टोटल ईयर वाली जो बात आपने कही है उसको मैं हमारे अगले टॉपिक से लिंक कर देता हूँ। अच्छा, ये एक थ्योरी है टैक्स ईयर। पाकिस्तान के अंदर टैक्स ईयर की थ्योरी क्या है कि अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं ना, तो इनकम टैक्स देखा जाए तो लॉ कहता है, और वो लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है, और वो सेक्शन 4 है आई थिंक, कि एवरी पर्सन हैविंग टैक्सेबल इनकम इन अ टैक्स ईयर हैज टू पे टैक्स, ये एक है। अच्छा, अब इसमें मैंने एक देखा जाए ना, ये सेक्शन 4 की एक समराइज वर्डिंग है। अब मैं इसमें एक चीज कर रहा हूं, और वो इसमें एक चीज क्या, इसमें लिखा हुआ है पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम, ये अभी हमने कवर किया। इसमें लिखा हुआ है टैक्स ईयर, और इसमें लिखा हुआ है टैक्स। अब टैक्स में मैंने आपको बहुत से टैक्स देखा जाए तो फाइन भी देखा जाए, सरचार्ज फाइन वगैरह सब आते हैं, लेकिन मैं इसमें इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसका मतलब हैज टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की
हर पर्सन को पे करना है। अब पर्सन की डेफिनेशन जब आएगी तो डिस्कस करेंगे। मैंने टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम का फर्क बता दिया, यानी सब पे नहीं देना, सिर्फ टैक्सेबल इनकम पे देना है जो क्वालिफाई करे। ठीक है। अच्छा, अब टैक्स ईयर की थ्योरी क्या है? पाकिस्तान का टैक्स ईयर सुन ले। पाकिस्तान का टैक्स ईयर बजट कब से कब तक आता है? सर हर साल जून में आता है। और एप्लीकेबल कब से कब तक होता है? जुलाई 1 से लेकर जून 30 तक। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक का एक साल है। ये पूरे 12 महीने हैं, 12 मंथ। 12 मंथ ही है ना? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका मतलब सर जुलाई 1 2019 से लेकर जून 30 2020 तक एक टैक्स ईयर हुआ। ये भी एक टैक्स ईयर है, ये भी 12 मंथ का है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल पीरियड है, नॉर्मल टैक्स ईयर है। और इस टैक्स ईयर का नाम क्या होगा? इसको नाम भी दे देंगे। इसका नाम क्या होगा? टैक्स ईयर 2021। ये टैक्स ईयर 2020 है। इसका मतलब एक होगा जुलाई 1 2018 से लेकर जून 30 2019 तक। तो इसको टैक्स ईयर 2019 कहते हैं। तो नॉर्मल टैक्स ईयर की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक सामने आई। भाई अभी इनकम टैक्स पर अभी पहुंचा ही नहीं, थोड़ी देर बाद पे आते हैं। यस, इनकम टैक्स 4 लाख से या इससे ज्यादा होंगे। अब वो 6 लाख हो चुका है। अब वो 6 लाख हो चुका है और वो भी सैलरी है। 4 लाख बिजनेस के लिए है। भाई तुम्हारी तसल्ली करवा देता हूँ। एहसन राशिद, सुन लो। अभी ये टैक्स कार्ड एक लिखा हुआ था, तुम थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, ये नजर आ रहा है? बिजनेस इंडिविजुअल 2020 में वो क्या लिखा हुआ है? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख से 6 लाख होगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टैक्स देना होगा। लेकिन सैलरीड अगर होगा तो सैलरीड में हम किस पर जाएंगे? 6 लाख या से ज्यादा जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 2 लाख या होगी तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना, 2 लाख से ज्यादा। तो ये सब मैं करना बताऊंगा, थोड़ा सिलो, हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता। एक साथ जंप नहीं करो, वरना चीजें मिक्सअप होंगी। देखिए आप सबने आधी अधूरी कुछ चीजें सुनी हुई होंगी। सही है। डिफरेंट कैसा होता है टैक्स में, ऐसा होता है टैक्स है। अब पहले तमीज से पढ़ ले, तो बीच में आपको आहिस्ता आहिस्ता चीजें वो लिंक करना आएंगे कि जब वो आएगा तब। हो सकता है आपने कोई एडवांस कोई टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से सुना हुआ है और आपको बेसिक्स का लिंक नहीं है। तो एक हायरार्की चलने दें, तो उससे आइडिया होगा। बाय द वे, कोविड वाली अगर फेस टू फेस होता है तो मैं बिजनेस और सैलरी दोनों दिखाता हूँ। अब वापस फाइलर है, उसकी सैलरी 50,000 है तो उसके स्पेसिफिक अमाउंट, यस 50,000 से ज्यादा है, उस अगर 50,000 से ज्यादा है तो स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है। जैनब, यस ऐसा है। अगर वो फाइलर है, सही है, चाहे वो फाइलर हो चाहे वो नॉन फाइलर हो। अच्छा, मैं अब इसके जैनब आपके इस सवाल का थोड़ी देर के लिए जवाब देखें। स्टूडेंट्स की क्वेरी है ना, टैक्स एक ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, हर कोई पढ़ना चाहता है, कि सीखना चाहता है। लेकिन ये मैं कोई झाड़ फूक वाला बाबा नहीं हूं कि फूंक मारूंगा और सारा टैक्स एक सेशन में कवर हो जाएगा। चीजें हर चीज देखा जाए, आप 10वीं या 12वीं की चीज पूछ रहे हैं मुझसे, और अभी मेरे हिसाब से आप ABCD भी नहीं सीखे। ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सही है, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन जैनब के सवाल का जवाब अभी दे देता हूँ। देखें, अच्छा ये इस तरह के सवाल के जवाब देने के मैं खुद शौक है मुझे, मैं खुद चाहता हूँ कि स्टूडेंट ऐसे सवाल पूछे और इन क्वेरीज को मैं क्लियर करूँ। लेकिन ये उस वक्त हो सकेगा जब आप बेसिक थ्योरी खुद पढ़ के आए हुए होंगे। बेसिक थ्योरी खुद पढ़ के आने का मतलब क्या है कि ये जो लेक्चर्स वाली चीजें है ना, ये सब आपने सुकून से पढ़ा होगा, फिर मैं आपको वो थ्योरी बता दूंगा। तो यस, चले इनके जैनब के सवाल का जवाब अब सुन ले। जरूरी नहीं अगर वो नॉन फाइलर होगा ना तो भी उसको टैक्स देना होगा। अगर वो नॉन फाइलर होगा ना तो भी। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपके जैनब के सवाल के जवाब देने के लिए। हालांकि मैं टैक्स ईयर बता रहा था। भाई मेरी सैलरी अगर 50,000 पर मंथ है, लेट से मैं 60,000 पर मंथ है, ठीक है, पर मंथ, तो साल के कितने बने? 7,20,000। इस वक्त टैक्स रेट वाला एक कार्ड आया था मेरे सामने, और ये रहा। क्या लिखा हुआ है? सैलरी साल की 6 लाख या इससे ज्यादा होगी तो कितना है? 5%। ऐसा ही लिखा हुआ है ना, सब बहुत छोटा है, नजर नहीं आ रहा। मान ले ये 5% ही है, आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, नो फाइलर है उसको, ये ज्यादा आते हैं, सैफुल आते हैं, बाद में आते हैं। पहले सैलरी वाले की बात डिस्कस कर लेते हैं। इसका मतलब 6 लाख से ज्यादा, 7 लाख 20, 1,20,000 एक्स्ट्रा है।
1,20,000 एक्स्ट्रा का 5% अगर निकालते हैं 6,000 साल का एनुअल, इसको डिवाइड बाई 12 करेंगे तो पर मंथ 500, महीना उसको, एक ऐसा बंदा जिसकी ग्रोस सैलरी 60,000 है, उसका टैक्स कितना कटना चाहिए? 500 पर मंथ कटना चाहिए, अगर पर मंथ सैलरी ये है। ठीक है। अच्छा, फिर प्रोविडेंट फंड या दूसरे लोन वगैरह के खर्चे माइनस करने के बाद जो भी उसकी नेट बने, लेकिन उसका टैक्स कितना होगा? अच्छा, ये उसको खुद से पे नहीं करना होगा, वो जिस जगह पे जॉब कर रहा है, अब सुन लें जैनब आपके सवाल का जवाब, वो जिस जगह पे जॉब कर रहा है वो कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो लॉ कहता है कि हर वो बंदा जिसको आप 50,000 या इससे ज्यादा सैलरी दे रहे हो उसका टैक्स आप काटो, विथहोल्ड करो और उसके नाम से हमारे पास एफबीआर में जमा करवाओ। यानी वो अपनी राजी खुशी 500 रुपए नहीं दे रहा हूं, ये उसके लिए मजबूरी है। सैलरी वाले बंदे के लिए मजबूरी है, वो तो वो नहीं भी कहेगा ना तो उसके जो जॉब देने वाला होगा, भाई टैक्स तो गवर्नमेंट कहती है कि हम तो आपका टैक्स काटेंगे इतना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है जैनब? ठीक है, आ रहा हूं बाकी। तो जैनब, चाहे वो फाइलर हो चाहे वो नॉन फाइलर हो, ये तो उसको देना ही पड़ेगा। अगर वो नॉन फाइलर है ना तो भी बोलेगा भाई हम आपका टैक्स इतना काट रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। अच्छा, चाहे वो फाइलर हो नॉन फाइलर हो, उसको पक्का पक्का ये टैक्स देना है। अब मैं एक और चीज पे आ गया। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मेरी सैलरी ये थी 7,20,000, मेरी अदर बिजनेस की वजह से मेरी इनकम आई लेट से 3,50,000। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कोई टैक्स नहीं दे रहा, कोई भी बंदा, सही है, वो मुझे पूरी पेमेंट दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, लेकिन मेरी सैलरी पे कितना टैक्स कट चुका है? 7,60,000। ठीक है। मेरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पे भी मेरा देखा जाए तो महीना 20,000 रुपए का रेंट आ रहा है एक जगह से, तो 2,40,000 का रेंट आ गया। अब अगर देखा जाए तो मैं कहीं पर भी कोई रेंट पे, यहाँ पे टैक्स पे नहीं कर रहा, यहाँ पे टैक्स नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे मजबूरी में करना पड़ रहा है। अब मेरी टोटल इनकम इतनी हुई और इस पर हाइपोथेटिकली अज्यूम करता हूं मेरा टैक्स लाइबिलिटी बनी, मैंने कैलकुलेशन की, वो परसेंटेज वगैरह जो आई थी ना 5% वगैरह या 10% वगैरह, वो कैलकुलेशन हम करेंगे, सिखाऊंगा मैं बाद में। उस पे बना लेट से कितना? 11,000, 11,000 टैक्स बना। तो इसका मतलब मैं कहूंगा भाई 6,000 तो इन्होंने काट लिया, मुझे 5,000 रुपए और देने हैं, ये मैं जमा करवाऊंगा। अब अब आ जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि भाई ये सारे के सारे पैसे महीने के महीने, सही है, मंथ 1 से लेकर मंथ 12 तक कंपनी जमा करवा रही है। अब आगे की एक और बात सुने। अब वो बात क्या है? तो कह रहे हैं ना कि सर नॉन फाइलर पे ज्यादा होता है या कम होता है, उनको इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। गवर्नमेंट को खर्चे चलाने के लिए जुलाई में भी पैसा चाहिए, अगस्त में भी पैसा चाहिए, दिसंबर में भी पैसा चाहिए और जून में भी पैसा चाहिए। अब अगर हर कोई लोग जुलाई 2019 से लेकर लेट से, अच्छा, जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक इसका जो टैक्स बनेगा वो लोग कब जमा कराएंगे? अगर वो सब के सब लोग अगस्त या सितंबर में जमा करवाएंगे तो यहाँ के खर्चों के लिए क्या करें? तो गवर्नमेंट कहती है भाई कोई भी अगर पेमेंट कर रहा है, कोई भी अगर पेमेंट कर रहा है और वो पेमेंट बहुत बड़ी है, लार्ज अमाउंट है, सही है, ह्यूज अमाउंट है, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स काट लो। वो कहते हैं कि जैसे बैंकों को कह दिया कि अगर एक बंदा रजिस्टर्ड नहीं है, नॉट रजिस्टर्ड है, वो एक टैक्स फाइलर, नॉन फाइलर है, सही है, आपके लिहाज से नॉन फाइलर है, तो इसका मतलब क्या? वो खर्च पेमेंट कर रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, अच्छा खासा पैसा आ जा रहा है, लेकिन वो इनकम टैक्स पे ही नहीं कर रहा। तो बोलते हैं कि भाई अभी उनका टैक्स काट लो, जब वो हिसाब किताब आएंगे ना तो हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो यही वजह है कि वो कहते हैं अगर फाइलर है ना तो इसका मतलब ये शरीफ बंदा है, पहले से ही ये पेमेंट कर रहा है, लेकिन नॉन फाइलर है ना तो फाइलर से अगर 10,000 ले रहे हो तो नॉन फाइलर से 20,000 लो, ताकि वो देखा जाए तो रिकॉर्ड में लेकर आ जाए। ओके, जैनब, इसके लिए अगर कोई रीजन भी नहीं देती कंपनी, ऐसा क्यों? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉन फाइलर है इस वजह से टैक्स काटती है और फाइलर से वो टैक्स नहीं काटेगी। फाइलर और सैलरी के लिए गवर्नमेंट के रूल है जैनब, मैं इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट रेफर करूंगा, वो आप सुकून से पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। और वो सुकून से पढ़ने वाला डॉक्यूमेंट क्या है? जब इनकम टैक्स की फाइल में आएंगे ना, इसमें ये विथहोल्डिंग टैक्स
के कार्ड के रेट्स हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़िएगा। देखें इंडिविजुअल जिस बंदे की सैलरी इतनी है, ठीक है, तो इस पे फिक्स टैक्स इतना वगैरह लग रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप ये नॉन रेजिडेंट ये सब करेंगे ना, फाइलर और नॉन फाइलर की क्लासिफिकेशन दी गई है, ठीक है, कि इंडिविजुअल्स के लिए। तो कुछ केसेस में फाइलर और नॉन फाइलर हैं, कुछ केसेस में दोनों में सेम है। जैसे कि अगर आप देखें ना, इंडिविजुअल सैलरी के लिए फाइलर नॉन फाइलर की क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन डिविडेंड के लिए फाइलर नॉन फाइलर की क्लासिफिकेशन है, इंटरेस्ट के लिए फाइलर नॉन फाइलर की क्लासिफिकेशन है। तो ये एक तरीके से रेट्स हैं। तो ये रेट कैसे पढ़ते हैं ये मैं पढ़ना सिखाऊंगा। यस यस एहसन रशीद, मैं भी यही बात कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखा जाए तो सैलरी पे फाइलर और नॉन फाइलर पे डिफरेंट रेट नहीं है, सेम रेट है। अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है तो उसका जो टैक्स का हिसाब किताब चला रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। एक्चुअली प्रैक्टिकल ऐसी नहीं है। देखिए टैक्स में बहुत सी प्रैक्टिकल वाली चीजें हैं। ओके ओके, फाइलर का 13% और नॉन फाइलर का ये सेल टैक्स है, नहीं ये इबाद नहीं, ये सेल टैक्स वाला रेट है। अब इसकी एग्जांपल, ये सेल टैक्स का रेट है, ये इनकम टैक्स का रेट ही नहीं है। मैं तो इनकम टैक्स बता रहा हूं अभी आपको, मैं आपको सेल टैक्स थोड़ी बता रहा हूं, मैं तो अभी इनकम टैक्स बता रहा हूं। अब इसका रूल क्या है सर, हम आगे निकल गए वापस टैक्स ईयर पर आ जाएं। गुड, थैंक यू दाऊद, थैंक यू दाऊद। अच्छा, ये मैं इस तरह के सारे सवालों के जवाब दे सकता हूँ, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाए तो अच्छी बात है। दाऊद वापस आ जाते हैं, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, ठीक है। अच्छा, टैक्स ईयर, तो मैं ये टैक्स ईयर बता रहा था कि ये नॉर्मल टैक्स ईयर है। तो नॉर्मल टैक्स ईयर की थ्योरी देख ले, ये नॉर्मल टैक्स ईयर मैंने बता दिया, ये एग्जाम्पल दी। अच्छा, एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, ये भी 12 महीने का होता है, और इसकी खास बात क्या है, ऑलवेज एंड ऑन जून 30, जो भी जून 30 को एंड होगा वो नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाएगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, जिस तारीख में जून 30 आ रही है ना, उस तारीख का ईयर होगा। जैसे कि ये टैक्स ईयर 2019 था क्योंकि जून 30 2019 को आ रही है। ये टैक्स ईयर 2020 था क्योंकि ये, हालांकि इसमें डेट्स दोनों आ रही हैं। जैसे कि इस वक्त अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हम कौन से पीरियड में फॉल करें, इस पीरियड में फॉल करें। आज क्या तारीख है सर, आज मई की 9 और 2021 की तारीख है। तो इसका मतलब हम जिस गवर्नमेंट के टैक्स ईयर में फॉलो करते हैं वो स्टार्ट कब हुआ था, July 1 2020, और खत्म कब होगा, जून 30 2021। तो इसका मतलब हमारे पास कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, 2021 वाले रूल एप्लीकेबल होंगे। इस वक्त जो चल रहा है इस वक्त 2020 वाले एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर हमें किसी वजह से 2020 का हिसाब करना पड़े तो 2020 के रेट कुछ और है, 2021 के रेट कुछ और है, दोनों अलग अलग है, दोनों में इनकम टैक्स डिफरेंट है, दोनों के सेल टैक्स डिफरेंट है, ठीक है। तो यस, अच्छा वापस आ जाते हैं। यस, सेल टैक्स का रेट है फाइलर और नॉन फाइलर। अच्छा, अब एहसन राशिद में इस बात का जवाब यूं दूंगा कि सेल टैक्स 3% एडिशनल टैक्स है। अगर गवर्नमेंट कहती है कि आप जिसको सेल करते हैं अगर वो फाइलर है तो उसका नॉर्मल रेट होगा, अगर वो नॉन फाइलर है तो 3% या कुछ केसेस में 4% एक्स्ट्रा देना है। तो ये वो थ्योरी है, ठीक है। चलें वापस आ जाते हैं टैक्स ईयर। अच्छा, टैक्स ईयर अब आ जाते हैं स्पेशल स्पेशल टैक्स ईयर। मैं ये कहूंगा कि स्पेशल टैक्स ईयर के लिए थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखते हैं। और मैं आप मैं देखें आधी आधी चीजें बताऊंगा, आधी नहीं बता रहा। आप जब यहाँ पर आएंगे ना, ये देखें, तो ये देखें टैक्स ईयर के पूरा 10 मिनट के लिए टैक्स ईयर एंड इट्स टाइप्स मौजूद है। अब देखें हेड्स ऑफ इनकम भी आपको बताया हुआ था, ये सब यहाँ पे मौजूद है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन की थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सन के बाद रेजिडेंट स्टेटस की एक थ्योरी है। तो ये सब आप देखेंगे, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह वाली चीजें आ रही हैं। तो टैक्स ईयर का ये 10 मिनट की वीडियो सुकून से आप बाद में देख लीजिएगा, मैं ये नहीं बता रहा, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीजें मटेरियल कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब पर्सन भी देख कर आएंगे आप अगले हफ्ते, रेजिडेंशियल स्टेटस भी देख कर आएंगे। ये सब मैं इन सब की 15 मिनट की थ्योरी बताकर प्रैक्टिकल पे जंप करूंगा, और इस तरह के सवालात के जवाब ज्यादा आपको दे रहा हूँगा, ठीक है। लेकिन मैं खैर अभी बता रहा, अभी एक और 2-3 चीजें और बता देता हूँ। यानी मैंने इनडायरेक्टली आपको क्या कर दिया, इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रेफर कर दिया, ठीक है। तो यस, ये देखें जैसे कि पहले सेशन में हमें टैक्स ईयर और पर्सन वगैरह की थ्योरी कवर होनी चाहिए थी, और एक रेजिडेंशियल स्टेटस का एक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो आई होप आप ये देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक रेजिडेंशियल स्टेटस का आइडिया दे देता हूँ डिटेल के बजाय।
लॉ में एक और पॉइंट भी है, और वो पॉइंट क्या है वो सुन ले। इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट में जैसे कि टैक्स ईयर की ये थ्योरी आप उससे देख लेंगे, पर्सन की थ्योरी बता देता हूँ। अच्छा, पर्सन की थ्योरी से पहले हम हमारे स्कोप, कोर्स के स्कोप की तरफ आ जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी एडवांस होगी तो शायद मैं इतना डिटेल में आंसर ना दूं। देखें, एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है, पर्सन की बात कर रहा हूं। एक होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये पार्टनरशिप की बात हो रही है। अब वो 2 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं, वो 8 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं। इस तरह की कोई चीजें डिस्कस की है ना, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अच्छा, आपको पार्टनरशिप नहीं बताया। एक होती है कंपनी, ठीक है, और मैं कहूंगा एक होती है गवर्नमेंट। हमारे कोर्स के अंदर इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल था, हमारे कोर्स में इंडिविजुअल था। अब इंडिविजुअल दो तरह के हैं, एक है सैलरीड और एक है बिजनेस, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक होता है लैंडलॉर्ड, ये तीसरा इन्वेस्टर। ये जो रियल एस्टेट की बात करते हैं ना, रियल एस्टेट्स पे प्रॉपर्टी वगैरह में जो डील कर रहे हैं, तो वो उस तरह की चीज आते हैं जिनके नाम पे अच्छी खासी प्रॉपर्टी मौजूद हो। तो वो आपके आइडिया नहीं है। और दूसरा इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर, खास तौर पे जो स्टॉक मार्केट के अंदर ही अपनी इनकम का सोर्स रखता है, ठीक है, तो इन्वेस्टर। तो ये हमारे कोर्स का एरिया नहीं है, हम इतना स्पेसिफिक नहीं होंगे कि प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल अलग से पूछना चाहे तो कर सकते हैं। तो सैलरीड और बिजनेस की थ्योरी सिर्फ सुन लें। कोविड की वजह से हम सैलरीड पे ज्यादा फोकस करेंगे, बिजनेस को एक रफ रफ सो बेसिक देखेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर देखा जाए तो सैलरीड और बिजनेस दोनों के आएंगे, लेकिन थ्योरेटिकल एडवांस बिजनेस के कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे। अब एडवांस इंडिविजुअल का मतलब क्या है, यानी मैं बेसिकली सोल प्रोप्राइटर की बात कर रहा हूं, यानी बिजनेस इंडिविजुअल्स और सैलरीड इंडिविजुअल्स की थ्योरी को हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस इंडिविजुअल और सैलरी इंडिविजुअल देखा जाए तो पर्सन की एक टाइप है, लेकिन मुझे पर्सन की एक टाइप में यानी इंडिविजुअल्स को दो चीजें, एक हो गया सैलरीड और एक हो गया बिजनेस, हम इसको कवर करेंगे, बाकियों को कवर नहीं करेंगे। लेकिन पर्सन में एक कॉन्सेप्ट होता है रेजिडेंट का, ये डिस्कस करना है। अब ये रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है क्या? रेजिडेंट के कॉन्सेप्ट के लिए मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, शोएब अख्तर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। शोएब अख्तर इस वक्त पाकिस्तान में है या इंडिया में? एग्जांपल की बात करते हैं। नेशनलिटी क्या है इसकी? पाकिस्तानी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है। मैं एक एग्जांपल से बात कर रहा हूँ, गुड। लेकिन वो आईपीएल के अंदर कमेंट्री वगैरह कर रहा है या कोचिंग वगैरह कर रहा है इंडिया में? इंडिया आईपीएल, सही है, कमेंट्री या कोचिंग दोनों में इन्वॉल्व है, तो उसकी अदर इनकम है। अच्छा, ये उसकी इनकम है, उसकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ये। अब मेरा आपसे सवाल, ठीक है, अब लॉ क्या है? पाकिस्तानी टैक्स लॉ, टैक्स लॉ क्या कहता है? शोएब अख्तर बोलेगा भाई मैं पूरा दिन पूरा साल पाकिस्तान में रहता ही नहीं हूं, मैं तो इंडिया में रहता हूं, तो मैं इनकम टैक्स क्यों दूं, मैं तो पाकिस्तान में थोड़ी हूं। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? यस, लॉ में ये प्रोविजन है। लॉ में क्या प्रोविजन है? लॉ कहता है शोएब अख्तर जैसे केस में कि अगर वो रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो उसको इनकम टैक्स देना होगा। लेकिन अगर वो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको इनकम टैक्स नहीं देना, नो इनकम टैक्स। ये बात समझ में आ रही है? यानी उस पर टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि वो नॉन रेजिडेंट है? ठीक है, नेशनलिटी पाकिस्तानी है ना, मैं क्या कब मना कर रहा हूं भाई। इनकम टैक्स कहता है, अब अच्छा चले अब इसकी बात कर देता हूं। एक पाकिस्तानी, शोएब अख्तर का केस है ना, वो आता जाता रहता है, ये एक मिक्स खिचड़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था भाई। वो देखा जाए तो 4 महीने पाकिस्तान में रहता है और 8 महीने इंडिया में रहता है। नहीं सर, 7 महीने इंडिया में रहता है, 1 महीना ऑस्ट्रेलिया या दुबई घूमने भी जाता है, वगैरह वगैरह। ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और प्रैक्टिकली कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल केसेस मिलते ही नहीं है। अगर रियल लाइफ सिचुएशन की बात करें ना, तो सिंपल केसेस नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, टैक्स मस्ट बी पेड बाय रेजिडेंट ओनली, यस। तो इसके लिए मैं आपके ये कहूंगा, पेड बाय रेजिडेंट ओनली। यहाँ पे ये देखें, एक टैक्स के रूल्स बताए हैं, किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। अगर उसका फिजिकल स्टेट पाकिस्तान में किसी भी एक साल में, अगर फिजिकल स्टेट पाकिस्तान में किसी भी एक साल में
0 से 119 है तो वो टेक्निकली क्या कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान के अंदर 120 दिन या इससे ज्यादा है तो वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शनायरा अकरम, अब आ जाते हैं, अचानक में क्रिकेट वाले एग्जाम्पल बड़े अच्छे तरीके से आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि शनायरा अकरम अगर पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है ना, एक मिनट, यस 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 यस, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शनायरा अकरम अगर पाकिस्तान के अंदर वो बिजनेस करती है, शोएब अख्तर बिजनेस करती है, वो कोई देखा जाए तो कोई गारमेंट सेक्टर्स के अंदर या अपैरल ज्वेलरी वगैरह का कोई बिजनेस करती है और वो पाकिस्तान में रहेगी, तो क्या उसको पाकिस्तान में टैक्स देना होगा, नहीं देना होगा? यस, देना होगा। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान से इनकम कर रही है। तो ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन अब, अच्छा, इसका मतलब ये रूल्स डिफाइन है, तो उस रूल्स को आप पढ़ लीजिएगा रेजिडेंशियल स्टेटस वगैरह वाली बात के तौर पे। ये रूल्स में है भाई, दिन जिस दिन पाकिस्तान आए, जिस दिन इन और आउट वाले दिन भी काउंट होते हैं, पब्लिक डे हॉलीडे कैसे काउंट होंगे, हॉलीडे कैसे होंगे, तो ये सब चीजें डिकोड डिटेल में मौजूद है, ठीक है। ये सारी चीजें डिटेल में मौजूद है। लेकिन देखें तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी कि शनायरा अकरम देखा जाए तो पाकिस्तानी रेजिडेंट है, पाकिस्तानी नेशनल, वसीम अकरम ने अप्लाई कर दिया है उसके लिए, ठीक है। लेकिन अगर वो रेजिडेंट, इस तरह के कोई केसेस होती है इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका मैरिटल स्टेटस, अगर कोई फॉरेनर पाकिस्तान में स्टे करता है 4 महीने या इससे ज्यादा, तो देखा जाए तो वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है, तो वो पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स पेगा जो एज पर रूल होगा, जितना बनता होगा। वो अलग बात है कि वो नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट है तो उसके रेट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम अगली क्लास के अंदर कवर करेंगे। आपके लिए एक बेसिक टास्क जो मैं दे रहा हूं वो क्या है, बराए मेहरबानी ये दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर्स में से ये वाला जरूर देख कर आइएगा। ये जो बाकायदा पूरी 10 की ये जो पूरी सीरीज है ना, 10 और 12, ये पूरा आप देख कर आएंगे ना तो मुझे, मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा आपको समझाना, मेरे लिए आपको आसान हो जाएगा समझाना, और मैं थोड़ी प्रैक्टिकल साइड की एग्जांपल्स, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई, तो जाना चाहे जा सकते हैं। और ये, अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि ये देखेंगे तो आपको खाली प्रिपरेशन, आपके लेक्चर नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। सर 10 लाख पर अचीवर विड्रॉ होता है नॉन फाइलर का, अगर वो सेम फाइनेंशियल ईयर में फाइलर हो जाए तो उसका रिटर्न होगा, यस रिटर्न होगा हमारा शौकत, यस वापस होगा। लेकिन ये रिटर्न होगा मोस्टली गवर्नमेंट एक्सपर्ट और कुछ लोगों को हुआ भी है, अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस है कि होगा। इसकी एग्जांपल है, वो भी एडजस्ट होगा, जैनब मुगल, चले हमाद और जैनब दोनों की बात कर लेता हूँ। हमाद और शौकत दोनों की एग्जांपल को एक 4 से 5 मिनट के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लाता हूँ, और उसके बाद उसको आप जा सकते होंगे, दोनों की एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऐसे एक ऐसी सिचुएशन बना रहा हूँ जिसपे दोनों हो जाएगा। मोइज थोड़ी अभी मौजूद रहो, तुम्हारे तुमने भुगता लेट या सबमिट नहीं किया तो तुम आखिरी में बता के जाओगे, ठीक है, वरना वॉइस ओपन कर लेना जाने से पहले, मैं करूंगा। मैं एक ये केस इनको डिस्कस कर लूं। अच्छा, आप पर्सन नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर था, ठीक है। उसने बैंक से पूरे साल में मिसाल के तौर पे लेट से 10 लाख रुपए निकाले, कैश विड्रॉ किया, सही है, कैश विड्रॉ किया, तो उसके ऊपर 0.6% की बेसिस पर 6,000 रुपए का टैक्स कटा। ये विथ होल्डिंग टैक्स है। इस विथ होल्डिंग टैक्स के आगे मैं कहूंगा एडजस्टेबल है, ये थ्योरी आएगी तो डिस्कस करूंगा। अच्छा, उसने 10,000 निकाले और उसने अपने बच्चों की फीस पे की पूरे सेमेस्टर की 3 लाख, सही है, पूरे साल में 3 लाख फीस पे की। इसके ऊपर 5% के हिसाब से लेट से कितनी रकम बनती है, उसके ऊपर 5% के हिसाब से 15,000 रुपए यूनिवर्सिटी वालों ने उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स काटा। इसका मतलब, अच्छा ये आ गया, ये 21,000। अच्छा, एक और चीज, उसको बैंक के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, उसकी सेविंग थी कुछ देखा जाए तो 70-80 लाख रुपए, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी उसका विथहोल्डिंग टैक्स कितना है, उसका विथहोल्डिंग टैक्स फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं 15,000 रुपए, यानी 1.5 लाख रुपए। हाँ, 1 लाख रुपए उसको इंटरेस्ट के तौर पे मिले थे और उसके ऊपर 15,000 रुपए उसका विथहोल्डिंग टैक्स है। इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ फिक्स या फाइनल, फिक्स या फाइनल। अब जब वो फाइलर बनेगा, फाइलर बनेगा
यानी वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के लिए रिटर्न जमा कराएगा। फॉर एग्जाम्पल 2020 में वो कहेगा भाई मैं मेरी सैलरी इनकम है, मुझे सैलरी मिलती है 6 लाख रुपए की पूरे साल की, महीना 50,000 के लिहाज से, और मुझे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है देखा जाए 8 लाख रुपए का, यानी उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, 14 लाख हो गई फॉर एग्जाम्पल। वो कहेगा भाई मैंने मेरे बैंक से जक़ात भी कट गई, 1 लाख रुपए की जक़ात कट गई, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे 13 लाख रुपए टैक्सेबल इनकम है। इसके ऊपर जो भी परसेंटेज है टैक्स कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट करना मैं बताऊंगा, लेकिन अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा, और वो बन रहा है लेट से 65,000, 65,000। तो 65,000 उसको देना है। अब ये 65,000 को उसको गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, तब वो फाइलर बनेगा। लेकिन वो ये कहेगा कि भाई 6,000 रुपए मेरे देखा जाए तो बैंक ट्रांजेक्शन पे कटे, मेरे बच्चों की फीस की वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने मेरे 15,000 काट दिए थे, ये उन्होंने जमा करवाए हैं, तो इसका मतलब मैं 21,000 रुपए आपको जमा करवा चुका हूं, तो वो 21,000 रुपए माइनस होके 46,000 रुपीज उसको जमा करवाने होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये जैनब और हमाद शौकत यस एडजस्ट हो जाएंगे सर। तो इसका मतलब ये है कि दो तरह के विथहोल्डिंग टैक्स होते हैं। विथहोल्डिंग टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एडजस्टेबल और एक होता है फिक्स या फाइनल। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एडजस्टेबल है और कौन सा फिक्स और फाइनल है। ठीक है, तो यस, ये जो मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं ना, मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं तो उसके ऊपर जो विथहोल्डिंग टैक्स है उसका एक पोर्शन फिक्स है, एक पोर्शन एडजस्टेबल है, वो भी एडजस्ट होता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि कौन सा एडजस्टेबल है और कौन सा, ये मैंने आई थिंक इसमें मौजूद भी है, ये रहा। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा एडजस्टेबल है और कौन सा फिक्स है। ठीक है, तो ये वाली बात आई होप समझ में आ गई होगी। सर हम इलेक्ट्रिसिटी, अब वो भी एडजस्ट होता है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वो वाला इनकम, अब ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में दो तरह का इनकम टैक्स है। एक इनकम टैक्स क्या कट रहा है बिजली बिल में, अगर इनकम टैक्स एडजस्टेबल होगा ना तो वो कटेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कार्ड पे आ जाता है। भाई अब इसका जवाब भी आपके लिए यहाँ यहीं पर मौजूद है, प्रीव्यू टेस्ट है। अच्छा मैं ये इसकी बात कर लेता हूँ, देखें 2020 इस वक्त की बात कर रहा हूँ, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली बात पे आ जाते हैं। गेन ऑन ये यहीं पे कहीं पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, देखें ये देखें, ये जो इकोनॉमिक क्लास पे कुछ 0% है, परचेज ऑफ एयर टिकट पे एक एडजस्टेबल है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी वाली बाल पर आ जाता हूँ, सर्विसेज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आते हैं, रुके। एडवांस टैक्स ऑन दिस इंपोर्ट, हाँ, इम्पोर्टेंट विथहोल्डिंग टैक्स रेट, ये देखें कि फाइलर और नॉन फाइलर के रेट, सेल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स टू दिस इनकम टैक्स, सेल टू रिटेलर एंड होलसेलर, टैक्स ऑन सेल्स टू रिटेलर। बिजली के बिल वाला एक होता है जिसके अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट मुझे अभी वो याद नहीं आ रही कि कहां पर मौजूद है, लेकिन एक मिनट, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिस, टैक्स ऑन रिटेलर, खैर मैं आपको वो बता दूंगा, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो इनकम एफबीआर वाली वेबसाइट के अंदर जरूर मौजूद है। एफबीआर की वेबसाइट पे वो मुझे पूरा 48 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, आप जा सकते हो भाई, चले जाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब जो स्टूडेंट जाना चाहे जा सकते हैं, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बिजली के बिल पे जो आप पे करते हैं ना, वो अगर विथ होल्डिंग इनकम टैक्स है, विथ होल्डिंग एडजस्टेबल है तो वो एडजस्ट होगा। हर टैक्स एडजस्ट नहीं होता, सेल टैक्स एडजस्ट नहीं होता, इनकम टैक्स एडजस्ट होता है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ, किस कौन था जिसको आर्ली टू वाला मसला था, नाम मौजूद है या नहीं है? आई थिंक आर्ली टू वाला, यस सर, रिमाइंडर अब्दुल मुइज अत्तर तराब। सर मेरी कंपनी के बिल का एडजस्ट होता, हाँ ओके, आपकी कंपनी का महीने का 25,000 या इससे ज्यादा आता होगा, एहसन रशीद, महीने का 25,000 या इससे ज्यादा आता होगा, इस वजह से टेलीग्राम लिंक आप गूगल करो, सर्च कर लो, ठीक है। हाँ, तो महीने का 25,000 इससे ज्यादा आता है तो उसके ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स है, वो एडजस्टेबल है, छोटे कंज्यूमर्स का नहीं है, बड़े कंज्यूमर्स का है। यस, वो एडजस्टेबल है।
और वो आई मुझे अभी इनकम टैक्स का टैक्स ईयर टैक्स लाइट, एक मिनट, इनकम, ओके, इस पे अगर हम चार्ट सब्जेक्ट वाइज इलेक्ट्रिसिटी, ओके, हाँ ये मिल गया, ये देखें। अच्छा ये इस साल के लिहाज से कंपनीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर कमर्शियल है तो फाइलर नॉन फाइलर दोनों के लिए 12%, इंडस्ट्रियल है तो 5%, डोमेस्टिक है और आपका बिल अगर 75,000 या इससे ज्यादा आता है, इससे कम आता है मंथली, तो ठीक है आप 0%, लेकिन इससे 75,000 इससे ज्यादा आता है तो 7.5%। लेकिन ये अगर बिजनेस कंपनी है तो, इंडिविजुअल्स अगर होते हैं तो उसका अलग रेट होता है। इंडिविजुअल्स का रेट का 25,000 की लिमिट है इंडिविजुअल्स के लिए, वो ढूंढना पड़ेगा, वो यहीं पर कहीं पर मौजूद होगा। इसके अंदर ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ऐसे जितने रेगुलर वाली चीजें है ना, ये देखिए ये सारे रेट्स हैं, ऑफ कोर्स अब किसी को याद थोड़ी रखने की जरूरत है, तो वो बेसिकली देखा जाए तो इससे हेल्प ले सकते हैं कि इंडिविजुअल्स है, कंपनी है, इंटरेस्ट, जैसे कि इंटरेस्ट इस वक्त देखा जाए बैंक वाले पिछले साल तक सेविंग्स के ऊपर 10% काटते थे, अब वो 15% काट रहे हैं, तो उसकी भी एक लिमिट्स वगैरह मौजूद है। ठीक है, ओके, वो कहाँ गया अब्दुल मोइज, यस सर, इंडस्ट्रियल है तो यस वो एडजस्टेबल होगा। सर ओपन नहीं हो रहा वकास, ओपन नहीं हो रहा जो बीबी में दिया है भाई, इसको कोई, अच्छा सबसे पहले मैं अब्दुल मोइज पर आ जाऊं, फिर आवाज जो बाकी जाना चाहे जा सकते हैं। अब्दुल मोइज, आप कह रहे हैं कि आपको मौजूद नहीं है, क्या मौजूद नहीं है? आर्ली टू चेक कर लेता हूँ, मिड टर्म क्विज आर्ली टू में आपके पास क्या कह रहे हैं, कौन सा, दोनों एक्सेप्ट, वॉइस ओपन करें, वॉइस ओपन करके बात करें अगर कर सकते हैं। सर अटेम्प्ट नहीं ओपन हुई, अब्दुल मुइस वॉइस, ओके, एक और बात, वॉइस ओपन करके बात कर सकते हैं? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। अच्छा आप बोले आपको अटेम्प्ट क्यों चाहिए थी, वापस बताएं। सर मेरी आईडी फ्री डिफॉल्टर की वजह से बंद थी, जिस दिन से मिड स्टार्ट ओके हुए हैं, मतलब ओके बस, सेकंड अर्ली स्टार्ट हुए ओके थे। ओके ओके ओके, तो चलें आ जाते हैं। ओके, फी डिफॉल्टर वाली बात की वजह से बंद थी, मैं ग्रेड सेंटर पे गया और ये अभी के अभी आ जाएगा। आर्ली टू में आपका नाम है अब्दुल मोइज ना, यस अब्दुल सर। मोइज अख्तर नवाब, ठीक है। जी आप ये के ओके, आपकी अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि आपकी अटेम्प्ट ओपन ही नहीं हो रही, मेरे हिसाब से तो आपको विजिबल है, सर, मैं मेरे एक दफ़ा हिसाब से दोबारा आप ट्राई कर लेता हूँ। अब इस वक्त विजिबल है, लेकिन मैं खास तौर पे चेक कर लेता हूँ एक और तरीके से कि आप चेक करें अपने पास साथ साथ, अगर कंप्यूटर पे है तो इजीली हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो ये विजिबल है आपको, मैंने कोई मैम, हाइड ही नहीं मेरे किया पास हुआ। जो शो हो रहा है वो हो रहा है जीरो टाइम लेफ्ट और मिस्ड विद ड्यू डेट 5/3/21, 4 बजे की डेडलाइन से। और ओके जीरो ओके टाइम पा ओके रही है। ओके, जीरो अटेम्प्ट आ रही, अटेम्प्ट मिस जी आ रहा है, ओके। जी अच्छा चले, अच्छा ये चीज आई थिंक किसी टीचर ने सेटिंग चेंज कर दी है, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं चेक कर लेता हूँ। अब ट्राई करें, ओके सर। अब रिफ्रेश करके ट्राई करें। ओके सर, मिनी केस की अटेम्प्ट अलाउ कर दी गई है और ऑब्जेक्टिव की नहीं आई है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव की भी आ गई होगी, समझ गया, एक चेक मार्क लगा हुआ था इस पूरे सेक्शन में, किसी बच्चे को ये विजिबल ही नहीं था, ठीक है। सर अब गॉट। ठीक है, सर 4 बजे की डेडलाइन है, तो शुरू कर सकता हूँ अभी मैं? ओ भाई, कल के 4 बजे तक की डेडलाइन है, तारीख भी चेक करो, सही है। ओके, थैंक यू चलो, सर। चलो ऑफिस, और किसी और ने कुछ पूछना है? अल्लाह। ठीक है, वॉइस बंद कर दे, ठीक है जी, आपने कुछ और पूछना है? नहीं, ओके चले, ठीक है, एक और स्टूडेंट का होता वकास, आई थिंक अगर ये जा चुका है, सर टेलीग्राम लिंक सबर करो, देता हूँ यार, सारे देता हूँ, वेट करो, अल्लाह हाफिज।
सर एक्चुअली मैंने 1000 स्टैंडर्ड्स को ओपन किया। ओके, टेलीग्राम लिंक मुझे वेनसडे नहीं मंडे वाले सेशन का चाहिए। मैनेज ग्रुप, इनवाइट लिंक, कॉपी लिंक। हाँ भाई, ये लें, वकास साहब आपके पास आ गया, अगर मौजूद हैं तो। वकास खान, आर यू स्टिल हियर? ओके, अब अभी भी अगर ज्वाइन नहीं हुआ तो बता दें, अब वो अभी नजर आ जाएंगे अभी। ओके, अब वो स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड स्टिल आके अभी भी अगर कोई क्वेरी पूछ रहे हैं तो भाई प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मौजूद है। अब अगर कोई पूछ रहा है तो वो नाम नोट हो रहे हैं, तो काइंडली अननेसेसरी परेशान ना हो। और ये इस वक्त जो 34 स्टूडेंट मुझे नजर आ रहे हैं, अगर वो अभी 1 मिनट के अंदर सेशन लीव नहीं किया तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि वो ऑनलाइन होके सोए हुए हैं, उन्होंने पूरा सेशन नहीं सुना, उनकी एब्सेंट कर दूंगा।